गिल्वस एल्ड्रैगॉन, जो मार्शल आर्ट्स की पिनेकल तक पहुंचना चाहता था, जानता था कि ये एक ऐसी चोटी है जहां वो कभी पहुंच नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इस सच्चाई को चैलेंज करने के लिए उसने एक पुरानी लेजेंड को पकड़ा जो जेनरेशन से चली आ रही थी। उस लेजेंड में एक गोल्डन फ्रूट की कहानी थी जो एक डिवाइन ड्रैगन के पहरेदारी में एक सैंक्चुरी की गहराइयों में था, और कहा जाता था कि जो कोई उसे खाएगा वो इमॉर्टल हो जाएगा। उस मिथिकल सैंक्चुरी को ढूंढने के बाद उसने उस ड्रैगन से एक भयानक लड़ाई लड़ी। अपने गहरे जख्मों के बाद भी वो डिटर्मिन्ड दिख रहा था, ये सोचते हुए कि वो लेजेंड सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी। एक बिटर फाइट के बाद उसने डिवाइन ड्रैगन को हरा दिया और उसके लाइफलेस बॉडी पर बैठ गया। अपनी जीत का ऐलान करते हुए वो फाइनली उस लेजेंडरी ट्री तक पहुंचा जहां इमॉर्टैलिटी का चमकता गोल्डन फ्रूट लटक रहा था। ये मानते हुए कि इससे वो मार्शल आर्ट्स की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच सकता है, उसने अपना थका हुआ हाथ बढ़ाया, फ्रूट को पकड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। ये आदमी गिल्वस एल्ड्रैगॉन के नाम से जाना जाता था और उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता था। डेकेड्स बीत गए और अब गिल्वस अपने डेथ बेड पर था, एक बूढ़ा आदमी जो अपने ग्रीविंग फैमिली से घिरा हुआ था। उसका सबसे बड़ा बेटा गिलियम उसके पास उसका हाथ पकड़े खड़ा था, जबकि फैमिली मेंबर्स आपस में कान में फुसफुसा रहे थे कि उसे पीस में जाने देना बेहतर होगा। उसका बेटा उसे उदासी से देख रहा था जब गिल्वस ने उसे रीअश्योर करते हुए कहा कि इतना मिजरेबल मत दिखो, उसका टाइम बस आ गया था। उसके बेटे ने उससे कहा कि पैलेस उसके और उसकी माँ के बिना बहुत खाली लगेगा, लेकिन गिल्वस ने उसकी बातों को सेंटिमेंटल नॉनसेंस कहकर टाल दिया। अपने दिल में गिल्वस ने सोचा कि इमॉर्टैलिटी की लेजेंड सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन वो इस बात के लिए ग्रेटफुल था कि उसे एक वाइफ और बच्चे मिले थे। अपने बेटे के चेहरे को सहलाते हुए उसने खुद से कहा कि उसने एक लंबी और पूरी लाइफ जी है और उसे कोई रिग्रेट्स नहीं थे। लेकिन अचानक उसकी आंखों में उसके फाइनल मोमेंट्स ने तेजी आई जब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वो झूठ था, कि उसे सच में एक गहरा रिग्रेट था। उसने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ा, अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, ये विश करते हुए कि उसके पास और टाइम होता, बस और टाइम, मार्शल आर्ट्स की पिनेकल तक पहुंचने के लिए। अपने बेटे के फादर कहकर आखिरी चीख के साथ गिल्वस की लाइफ खत्म हो गई, या ऐसा लग रहा था। अचानक वो फिर से कॉन्शियस हुआ, कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था, जैसे एक गहरी नींद से जागा हो। उसको सामने की दीवार पर हैरानी हुई जो पेपर से बनी हुई लग रही थी। उसकी बॉडी अजीब सी हल्की लग रही थी, और जब उसने अपने हाथों को देखा तो वो शॉक्ड रह गया ये देखकर कि वो एक इन्फेंट के हाथ थे। उसने होश खोकर एहसास किया कि वो एक बेबी बन गया था। ये सोचकर हैरान था कि उसके स्टैचर का कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में कैसे आ सकता है। वो अपनी क्रेडल में लेटा हुआ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, कैसे और किसने किया। तभी उसके दिमाग में ड्रैगन, सैंक्चुरी और गोल्डन फ्रूट का सीन फ्लैश हुआ और उसने सोचा कि क्या वो फ्रूट ही तो इस सब का रीजन नहीं था। फिर गिल्वास को एहसास हुआ कि उस फ्रूट की पावर इमॉर्टैलिटी नहीं थी, बल्कि रीइंकार्नेशन थी। हालांकि उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने इसे एक मैसिव स्ट्रोक ऑफ लक माना, एक नया चांस मार्शल आर्ट्स की पिनाकल तक पहुंचने का। उसने आसपास देखा और एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था, बल्कि एक रूम में और भी बेबी क्रिब्स भरे हुए थे। उसने सोचा क्योंकि वो एक सेपरेट बिल्डिंग में था, वो एल ड्रैगन फैमिली में ही फिर से रीबॉर्न हुआ था। लेकिन उसने सोचा कि ये सब बच्चे एक ही जगह पर क्यों इकट्ठे थे, जब तक उसने कुछ मेड्स को रूम में आते हुए नहीं देखा। गिल्वास ने एक मेड को पहचाना और एहसास किया कि ये फीडिंग टाइम था। लेकिन अगला क्या हुआ शॉकिंग था। मेड्स एक बंधा हुआ गॉब्लिन लेके आईं, जिसने गिल्वास को कंफ्यूज कर दिया कि वो वहां क्यों था और वो क्या करने वाले थे। अचानक उस गॉब्लिन को मार दिया गया और उसका खून बच्चों पर गिर गया, गिल्वास पर भी, जो कुछ पल के लिए स्टन्ड हो गया। सोच रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने मेड्स को रेड लिक्विड बेबी बॉटल्स में डाइल्यूट करते हुए देखा, ये मानते हुए कि इतना डाइल्यूट करना सेफ होगा। जब उसे बॉटल ऑफर की गई तो उसे हॉरर के साथ एहसास हुआ कि अंदर दूध नहीं बल्कि एक लिक्विड था जो भयानक मैजिकल पावर से भरा हुआ था। उस पर डर हावी हो गया जब उसने सोचा कि इन्फेंट्स को ऐसी चीज पिलाना कितना डेंजरस था। अपने छोटे बॉडी से रेजिस्ट करने में अनेबल होते हुए मेड ने उसे पीने पर मजबूर किया, जबकि वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था कि वो भूल गया था कि वो सिर्फ एक इन्फेंट था। उस पल उसने उस लिक्विड का टेस्ट पहचाना, ये एक एंशिएंट ड्रैगन का खून था। उसने सोचा कि क्या वो बच्चों को ये पिलाने के लिए पागल हो गए थे। तभी उसने समझा कि वो डाइल्यूटिंग का क्या मतलब कह रहे थे।
उसने शुरू में तुरंत उसे थोकने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि एक छोटी अमाउंट उसे मारेगी नहीं, खासकर जब उसने देखा कि बाकी बच्चे भी उसे इंस्टिंक्टिवली थूक रहे थे। लेकिन उससे पहले उसे एक आइडिया आया। ये वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने एहसास किया कि अगर वो ये सारी मैजिकल पावर एब्जॉर्ब कर लेता तो वो अपने फॉर्मर सेल्फ को सरपास कर सकता है और मार्शल आर्ट्स की असली पिनाकल तक पहुंच सकता है। और हालांकि उसे ये नहीं समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा था, उसने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी ताकत से पकड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सोल में चिल्लाया, उन्हें वॉर्न करते हुए कि गिल्वास एल ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट मत करना। मेड्स ये देखकर हैरान थी कि ये बेबी बाकियों से डिफरेंट था। जब वो ईगरली ड्रैगन का खून गटक रहा था, गिल्वास डिटर्मिन्ड था कि वो एंशिएंट ड्रैगन की सारी ट्रू सोर्स पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मेड्स हैरानी से देख रही थीं कि वो इन्फेंट शांति से पोटेंट लिक्विड को पी रहा था, इसे अपने फेवर में मानते हुए। जब उसने खत्म किया, गिल्वास अपने बेड पर थका हुआ था, लेकिन अपने मिशन में सक्सेसफुल था। उसने देखा कि बाकी बच्चे भी सरवाइव कर गए थे। ये एहसास करते हुए कि इन्फेंट्स की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो सारी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उस पर एक इररेजिस्टिबल गहरी नींद आ गई, जो एक इन्फेंट्स बॉडी से एक्सपेक्टेड थी, और वो एक गहरी नींद में चला गया। 7 साल बीत गए। गिल्वस, जो अब ज़ीक एल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, एक पावरफुली बिल्ट चाइल्ड की बॉडी में जगा, जो एक्सट्रीमली ग्रूलिंग फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था। वो एक हाथ से हैंडस्टैंड्स कर रहा था, जबकि अपने पैरों पर एक बड़ा सा रॉक बैलेंस कर रहा था। फिर उसने उसे फेंक दिया और ट्रेनिंग रोक दी। ज़ीक ने अपनी इस रिमार्केबल बॉडी का क्रेडिट उस एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड को दिया जो उसने पिया था। ये खून, जिसमें वास्ट अमाउंट्स ऑफ ट्रू सोर्स पावर थी, उन सभी बच्चों को जिन्होंने इसे पिया था, ऑर्डिनरी इंसानों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीज दी। लेकिन अपनी पिछली लाइफ में एब्जॉर्ब की हुई सोर्स पावर की वजह से ज़ीक एंशिएंट ड्रैगन की हर बूंद पावर को असिमिलेट कर पाया, जिसका रिजल्ट एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने उसे भी हैरान कर दिया। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो सिर्फ 1 स्टार लेवल पर पहुंचा था, जबकि उसने इस स्टेज तक कम से कम 4 स्टार्स तक पहुंचने की उम्मीद की थी। 1 स्टार स्ट्रेंथ का एक माप है, जो किसी की ट्रू सोर्स पावर को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक कंप्रेस करके हासिल किया जाता है। बॉडी को एक यूनिवर्स के रूप में इमेजिन किया जाता है, जहां स्टार्स तैरते हैं, और जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा पावर। लेकिन हर नए स्टार के साथ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। ज़ीक अपनी पिछली लाइफ में गिल्वस के रूप में दुनिया का एक ही इंसान था जो अनप्रेसिडेंटेड 10 स्टार्स की रैंक तक पहुंचा था। ज़ीक ने सोचा कि टाइम कितनी तेजी से बीत जाता है। 7 साल बीत चुके थे जब वो लराबिन फैमिली के करंट हेड के इलेजिटिमेट सन के रूप में रीबोर्न हुआ था। इन सालों में उसकी मां मर चुकी थी और उसके बाप ने उसे एक बार भी विजिट नहीं किया था, जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किस तरह का बाप था। रीबोर्न होना एक शौक था, लेकिन सबसे बड़ा शौक ये था कि उसका रीइंकार्नेशन 1000 साल फ्यूचर में हुआ था, एक हार्श वर्ल्ड में जहां स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाते हैं। और इस दुनिया की क्रूअल्टी का सबसे साफ सबूत वो भयानक रिचुअल था जो बच्चों ने झेला था, जिसे ड्रैगन्स ट्रायल के नाम से जाना जाता था। इस ट्रायल में सर्वाइव करने वाले बच्चों को लरागन फैमिली के लिए वॉरियर्स बनने के लिए ट्रेन किया जाना था। लेकिन 7 साल बीत चुके थे और ज़ीक के लिए एक भी इंस्ट्रक्टर नहीं आया था। जब उसने इस बारे में एक मेड से बात की, ये सोचकर कि ये अजीब है कि यहाँ सिर्फ मेड्स हैं और कोई इंस्ट्रक्टर्स नहीं, उसने जवाब दिया कि उसे जवाब देने का अथॉरिटी नहीं है। ज़ीक ने उसे बताया कि उसे अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो खुद हैंडल कर सकता था। उसने फिर उसे कम से कम मेन फैमिली के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहा, लेकिन उसने वही जवाब दोहराया। इससे वो एंग्री हो गया और उसने सोचा कि क्या वो बस यही कह सकती थी। उसकी शार्प गेज से साफ फेयर की कमी के बावजूद उसने अपना सेंटेंस तीसरी बार दोहराया कि उसे जवाब देने का अथॉरिटी नहीं है। ज़ीक ने उसे सीधा पूछा कि क्या उसके साथ मिसट्रीटमेंट हो रही थी, और उसने एक्सप्लेन किया कि उनके ऑर्डर सिर्फ उसकी पर्सनल नीड्स को पूरा करने तक ही लिमिटेड थे। ज़ीक ने अंदर ही अंदर नोट किया कि ये मेड एक 3 स्टार फाइटर थी और उसकी बेसिक ट्रेनिंग के लिए काफी होती। उसने महसूस किया कि 7 साल तक इस मिनिमल कम्युनिकेशन के साथ जीना एक्सट्रीमली स्ट्रेंज था।
इसलिए उसने फॉरेस्ट की तरफ जाने का फैसला किया, जबकि मेड शांति से खड़ी रही, जहां ज़ीक ने नोटिस किया कि वो उसे इग्नोर कर रही थी। फॉरेस्ट में ज़ीक ने पॉइजनस हर्ब्स खाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, ये मानते हुए कि उनके बिटर टेस्ट को सहना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो पेशेंट महसूस कर रहा था, लेकिन उन रूट्स से परेशान था जो उसका पीछा कर रही थी, ये सोचते हुए कि क्या कोई इन ऑब्जर्वर्स को रोक सकता है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने सिंपल मैटर के लिए खुद को रिवील कर देंगे। तो उसने हवा में चिल्लाकर कहा, उनसे कहने के लिए कि बस जो कहना है वो कह दें। अचानक उसने कुछ आते हुए महसूस किया और एक मैसिव फ्यूरियस बोर पेड़ों से बाहर निकला। ज़ीक ने बोर के आसपास एक ब्लैक मिस्ट नोटिस की, कुछ ऐसा जो 1000 साल पहले नहीं था, और उसकी नेचर के बारे में सोचा। बोर ने ज़ीक को नोटिस किया और उस पर मर्डरस इंटेंट छोड़ा। फिर बोर ने उस पर चार्ज किया। ज़ीक ने बोर के अटैक को आसानी से डॉज कर दिया और उसे एक लाइट पंच दिया, जो उसे तुरंत डिफीट करने के लिए काफी था। उसने खुद से सोचा कि उसके 1 स्टार लेवल पर किसी की एक सिंपल फ्लिक इतना डैमेज कैसे कर सकती है, और कंक्लूड किया कि स्टार की क्वालिटी ही सच में मैटर करती थी। उसने बोर के कॉर्प्स को अपने कंधे पर उठाया। इस तरह अकेला छोड़े जाने से बोर महसूस कर रहा था और एक जर्नी पर जाने के बारे में सोचने लगा, शायद सी तक। इसी बीच छुपा हुआ ऑब्जर्वर पूरी तरह से शॉक्ड था। उसने सोचा कि ये बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के स्टार फॉर्म करने और एक फ्यूरियस बोर को एक ही ब्लो में डिफीट करने में कैसे मैनेज कर पाया, और उसके ऊपर उसने उसकी प्रेजेंस को नोटिस किया। ऑब्जर्वर ने कंक्लूड किया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं था। ऑब्जर्वर ने जो वो जानता था उसकी रिव्यू की। ज़ीक की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और उसके बाप ने उसकी परवाह नहीं की, इसलिए उसे कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। लेकिन फैमिली हेड का बेटा होने की वजह से उसे एस्केप करने की परमिशन नहीं थी और उसे सर्वेलेंस में रखा गया था। ऑब्जर्वर ने सोचा कि चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी थीं। जब ज़ीक अपने घर वापस आया, उसने अंदर स्ट्रॉन्ग पीपल की प्रेजेंस महसूस की, शायद 4 या 5 स्टार क्लास के, और उसने सोचा कि वो उससे क्या चाहते थे। उसने दरवाजे के पीछे से सुना और कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं किया, जिसने यूजर असैसिन्स होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने में मदद की। उसने दरवाजा खोला और उनसे पूछा कि वो वहां क्यों थे। तुरंत उनकी यूनिफॉर्म्स पर लैग्रेंट फैमिली क्रेस्ट को पहचानते हुए, जिसने उसे और भी क्यूरियस कर दिया कि वो उससे क्या चाहते थे। एक एल्डरली ऑफिसर आगे बढ़ा, अपना इंट्रोडक्शन दिया और अनाउंस किया कि वो ज़ीक को एक टेस्ट के लिए लेने आए थे। ज़ीक इस न्यूज से शॉक्ड था, चिल्लाते हुए कहा कि किसी ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बाद ज़ीक ने खुद को एक यूनिफॉर्म पहने हुए पाया। मेन फैमिली हाउस के रास्ते पर उसने अपने सामने वास्ट कासल को देखा। ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो 1700 साल बाद इस जगह वापस आएगा। जब ज़ीक को एक एनवॉय द्वारा उसके घर से ले जाया गया, उसे मेन फैमिली में वापस आने की जरूरत थी। अपनी अराइवल पर ज़ीक से अपने कपड़े चेंज करने को कहा गया, क्योंकि वो अपने करंट अटायर में ग्राउंड्स में एंटर नहीं कर सकता था। इस पॉइंट पर उसने एहसास किया कि उसे मेन हाउस में रहने के लिए नहीं लाया गया था, उसे ड्रैगन्स नेस्ट लाया गया था, एक एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ड्रैगन फैमिली ने पिछले मिलेनियम के दौरान किसी समय एस्टैब्लिश किया था। ड्रैगन फैमिली में पैदा होने वाला हर कोई इस जगह पर आने का एम करता है और 7 साल की उम्र तक पहुंचने पर अपनी एजुकेशन रिसीव करता है। आज एंट्रेंस एग्जाम डे था और हालांकि ज़ीक को कोई प्रेपरेटरी एजुकेशन नहीं मिली थी, एग्जाम देना मैंडेटरी था, इसलिए उसे बॉर्डरलैंड से लाया गया था। उसने महसूस किया कि ये पिटी थी कि वो उसके लिए तब आए जब वो खुद कई प्रिपरेशंस करने के बाद मूव करने की प्लान कर रहा था। वहां एक ब्लू हेड बॉय जिसका नाम लैंगस था उसके पास आया और कंसर्न के साथ पूछा कि क्या वो ठीक है। ज़ीक ने क्या है लड़के पूछा। लैंगस कंफ्यूज लग रहा था और अपना इंट्रोडक्शन देकर जवाब दिया, फिर एक्सप्लेन किया कि उसने उसे ट्रबल में देखा था। ज़ीक ने नोट किया कि हालांकि लैंगस शाय लग रहा था, उसमें थोड़ा नर्व था। ज़ीक ने लैंगस से शुरू में इतना कोल्डली बात करने के लिए अपोलोजाइज किया। ज़ीक ने लैंगस का नाम जानने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया और एक्सप्लेन किया कि वो बस कंफ्यूज था कि एग्जाम में वो उनसे क्या करवाएंगे। लैंगस ने उसे बताया कि एग्जाम का कंटेंट साल दर साल नहीं बदलता, लेकिन ज़ीक ने एक्सप्लेन किया कि उसे एग्जाम के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसने लैंगस को शॉक्ड कर दिया, जो इसे एक्सट्रीमली रेकलेस मानता था। जब लैंगस यूस एग्जाम एक्सप्लेन करने ही वाला था, एक आवाज ने उन्हें इंटरप्ट किया जो यू से नोबडी कह रही थी। लैंगस नर्वसली आवाज के सोर्स की तरफ मुड़ा।
जबकि जीक को सरप्राइज हुआ कि वो लड़का जो उनके पास आ रहा था उसने ये लैंगस की तरफ डायरेक्ट किया। एक बुली जिसका नाम रिटन था आया और लैंगस को मॉक करना शुरू कर दिया, ये पूछते हुए कि उसके जैसा नोबडी यहाँ क्यों था। लैंगस टैमर करके हुए बोला कि वो ड्रैगन्स नेस्ट एग्जाम के लिए यहाँ था, लेकिन रिटन ने अपनी मौकरी जारी रखी, ये कहते हुए कि उसके जैसे किसी के लिए अंदर आना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसका बाप एक फॉल्स ड्रैगन था, और डिस्डेनफुली सोचा कि एक फॉल्स ड्रैगन का बेटा क्या कर सकता है। इसी बीच जीक सुन रहा था और उसने नोटिस किया कि लैंगस गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था। लैंगलैंड फैमिली में एक क्लियर हायरार्की है जो एक एब्सोल्यूट रूलर द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। इस हायरार्की में लेसर ड्रैगन्स, न्यू रिक्रूट्स, यंग ड्रैगन्स, रेगुलर सोल्जर्स, अडल्ट ड्रैगन्स, कमांडर्स और एल्डर ड्रैगन्स जैसे अलग अलग रैंक्स हैं। इस हायरार्की में लेसर ड्रैगन्स, यंग ड्रैगन्स, अडल्ट ड्रैगन्स और एल्डर ड्रैगन्स जैसे अलग अलग रैंक्स हैं। इस पिरामिड के बॉटम में फॉल्स ड्रैगन्स हैं, एक डेरोगेटरी टाइटल जो उन्हें दिया जाता है जो ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर होने में फेल हो जाते हैं या उसे ग्रेजुएट नहीं कर पाते। लैंगस खुद से सोच रहा था कि वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो फॉल्स नहीं थे। जीक ने शांति से इंटरवीन किया और रिटन से पूछा कि लैंगस के लिए इम्पॉसिबल क्यों था और वो कैसे रिजल्ट जान सकता था जब उसने अभी तक ट्राई भी नहीं किया था। रिटन एंग्री हो गया और जीक से पूछा कि वो कौन था, लेकिन जीक ने उसके गुस्से को इग्नोर किया और अपना सवाल रिपीट किया। रिटन ने जवाब दिया कि ये इसलिए था क्योंकि वो सब वीक थे। जीक ने वीक शब्द पर स्कॉफ किया और रिटन से कहा कि वो इमेजिन करता है कि लैंगस उसके जैसों से कहीं स्ट्रॉन्गर था। रिटन फ्यूरियस हो गया और जीक से पूछा कि क्या वो ये क्लेम कर रहा था कि वो लैंगस से इंफीरियर थे, लेकिन सिचुएशन के एस्केलेट होने से पहले उन्हें एक एग्जामिनर की आवाज ने इंटरप्ट किया जो अडल्ट ड्रैगन क्लास से था और अटेंशन के लिए चिल्ला रहा था। ड्रैगन्स नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने का ऐलान करने के लिए एग्जामिनर ने सभी एप्लीकेंट्स को रजिस्टर करने, एक नंबर टैग लेने और फिर सेकंड गेट पर आगे बढ़ने का इंस्ट्रक्शन दिया। रिटन ने जीक को आखिरी बार देखा और कहा कि वो उसका चेहरा रिमेंबर करेगा। जीक ने शांति से कमेंट किया कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी और आजकल के यूथ क्विक टेम्पर्ड होते हैं, जिसने लैंगस को कंफ्यूज कर दिया, जिसने उसे याद दिलाया कि वो एक ही उम्र के थे। लैंगस ने एक्सप्लेन किया कि हर कोई गुस्सा हो जाएगा अगर उन्हें कहा जाए कि कोई और उनसे स्ट्रॉन्गर है। जीक ने बुली की बातों में लॉजिक के बारे में सोचा। अगर एग्जाम मैंडेटरी था तो लैंगस के लिए पास होना इम्पॉसिबल कैसे हो सकता था। लैंगस जीक की इग्नोरेंस से फिर से सरप्राइज्ड हुआ। एक्सप्लेन किया कि अगर उनमें एबिलिटी की कमी निकले तो कोई भी एग्जाम से विड्रॉ कर सकता था और यहाँ तक कि जीक को भी विड्रॉ करने का सजेस्ट किया हर्ट होने से बचने के लिए। लेकिन जीक ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसके लेवल का कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता था, चाहे वो चाहता भी हो। लैंगस ने जीक को जवाब दिया कि उसका कॉन्फिडेंस रिमार्केबल था, भले ही उसे एग्जाम के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। जीक रिलक्टेंटली अग्री किया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला था, जिसके लिए दूसरा हेजिटेंटली अग्री किया। जब वो टेस्टिंग एरिया पर पहुंचे, एग्जामिनर ने एक्सप्लेन किया कि टेस्ट सिंपल था, उन्हें बस एक अजीब सा दिखने वाले रॉक को स्क्रैच करना था पास होने के लिए। प्रोवाइडेड वेपन्स के अलावा कोई और वेपन अलाउड नहीं थे, लेकिन बेयर हैंड्स का यूज करना परमिटेड था और हर एप्लीकेंट के पास 3 अटेम्प्ट्स थे। जीक ने सोचा कि टेस्ट रिमार्केबली लीनियंट था, जिसने लैंगस को सरप्राइज कर दिया। जीक ने एक्सप्लेन किया कि उसे बस उस रॉक को स्क्रैच करना था, खासकर जब वो उस इंसेन ड्रैगन स्टाइल रिचुअल के बाद एक भयानक टेस्ट की एक्सपेक्ट कर रहा था। जब एग्जामिनर ने टेस्ट शुरू होने का ऐलान किया, पहला एप्लीकेंट आगे बढ़ा और प्रोवाइडेड वेपन से रॉक पर स्ट्राइक किया। वेपन शैटर हो गया और ब्लो की फोर्स एप्लीकेंट पर वापस रिफ्लेक्ट हो गई, उसे सिवियरली इंजर्ड करते हुए। जो हुआ उसने सबको शॉक्ड कर दिया। जीक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉक इतना हार्ड होगा। एप्लीकेंट दर्द से जमीन पर गिर गया। एग्जामिनर ने पहली अटेम्प्ट के फेलियर का ऐलान किया और जब एप्लीकेंट उठ नहीं पाया, उसे विड्रॉन माना गया और उसे ले जाने का ऑर्डर दिया गया और अगले एप्लीकेंट को तुरंत आगे बढ़ने को कहा गया। जीक ने देखा कि लैंगस डर से अपना चेहरा छुपा रहा था, तो उसने उसे याद दिलाया कि यह टेस्ट था। उसने जीक से उस रॉक के नेचर के बारे में पूछा और लैंगस ने एक्सप्लेन किया कि यह एक रीजनरेशन स्टोन था। उसने एक्सप्लेन किया कि यह स्टोन किसी भी छोटे स्क्रैच को तुरंत रिपेयर कर सकता था और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ब्रूट फोर्स से अटैक किया गया तो यह उस शॉक को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स की फोर्स से वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। हालांकि अगर अटैकर करेक्टली अपनी ईथर सोर्स पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है अटैक के दौरान, तो स्टोन स्क्रैच हो जाएगा।
फिर जीक को एहसास हुआ कि टेस्ट कॉम्बैट स्किल के बारे में नहीं बल्कि ईथर सोर्स पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी के बारे में था। उसने आसपास देखा और पाया कि काफी एप्लीकेंट्स पास करने में केपेबल लग रहे थे, जबकि दूसरे फेल होते रहे और इंजर्ड होते रहे। जब एग्जामिनर ने एप्लीकेंट नंबर 203 के डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान किया और अगले को बुलाया, उसने एप्लीकेंट नंबर 315 को बुलाया। जीक ने अपना टैग देखा, ये सोचकर कि क्या उसकी बारी थी, जबकि लैंगिस एंग्शियसली उसे टेस्ट से विड्रॉ करने के लिए अर्ज कर रहा था। जीक ने अपने दोस्त की कंसर्न को इग्नोर किया, टेस्टिंग एरिया की तरफ चला और उसे रीअश्योर किया कि वरी करने की जरूरत नहीं थी। लैंगिस को यूं एक वरीड फेस के साथ देखते हुए छोड़ दिया। जब जीक एग्जामिनर के सामने खड़ा हुआ, उसने उससे पूछा कि वो कौन सा वेपन यूज करेगा। जीक के आसपास एक पावरफुल गोल्डन ऑरा दिखाई दी और उसने ऐलान किया कि उसे वेपन की जरूरत नहीं थी। एग्जामिनर ने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वो सच में कोई वेपन यूज नहीं करेगा, और जीक ने अपने डिसीजन की अफर्म किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी फिस्ट्स काफी होंगी। अटेंडीज के बीच विस्पर्स फैल गए जो उसके टेस्ट बेयर हैंडेडली लेने के इंटेंशन के बारे में सोच रहे थे, ये मानते हुए कि उसकी फिस्ट जरूर शैटर हो जाएगी, चाहे वो ईथर का यूज करने में कितना भी स्किल्ड हो। लैंगिस का डर बढ़ गया और उसने जीक के हाथों को पूरी तरह से टर्न ऑफ होने का इमेजिन करना शुरू कर दिया। यूजे रिग्रेट महसूस हुआ कि उसने उसे और जोर से रोकने की कोशिश नहीं की। जीक के इंसिस्टेंस के सामने एग्जामिनर के पास अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी उसे शुरू करने की परमिशन देते हुए। जीक रीजनरेशन स्टोन के पास गया, उसकी अजीब नेचर के बारे में सोच रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सोचकर कि क्या ये मेटल पिछले 1000 सालों के दौरान फॉर्म हुआ था, उसने एहसास किया कि इस नए एरा में उसे कई चीजें इग्नोरेंट थी। लेकिन उसने जल्दी से इन थॉट्स को अनइम्पॉर्टेंट मानकर हटा दिया और अपनी फिस्ट में इमेंस फायर एनर्जी को कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। लैंगिस ने टेरर में सीन देखा और जीक का नाम चिल्लाया, यूजे खुद को हर्ट करने से रोकने की जरूरत महसूस करते हुए। जीक को कॉन्फिडेंस था कि स्टोन उसकी पूरी पावर को विथस्टैंड कर पाएगा और अपनी कॉम्बैट टेक्निक, जिसे ड्रैगन स्लेयर स्टाइल फाइनल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, को अनलीश करने की तैयारी की। जीक ने स्टोन पर एक डेवेस्टेटिंग पंच मारा जिससे एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुई जो एरिया को डस्ट और डेब्री से भर दिया। दोनों लैंगिस और एग्जामिनर ब्लो की फोर्स से स्टंट थे। जब डस्ट हटी, स्टोन टुकड़ों में शैटर हो गया। जीक ने अपने अटैक का रिजल्ट देखा, ये सोचते हुए कि ये टेक्निक अभी भी उसकी करंट बॉडी के लिए थोड़ी ज्यादा एडवांस थी। फिर उसने अपने इंजर्ड ब्लड कवर्ड हाथ को एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखा, ये कमेंट करते हुए कि उसकी करंट ट्रेनिंग अभी भी इनसफिशिएंट थी। अटेंडीज के बीच शॉक और डिसबिलीफ की स्टेट फैल गई जब रिटन ने चिल्लाया कि उसने उसे शैटर कर दिया था, जबकि एक ब्लॉन्ड गर्ल ने कमेंट किया कि जो हुआ वो इंटरेस्टिंग था। लैंगिस अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाया और इनकॉम्प्रिहेंशन की स्टेट में चीख उठा। एग्जामिनर ने सोचा कि उसने रीजनरेशन स्टोन को कैसे डिस्ट्रॉय किया, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक 4 स्टार फाइटर या उससे हायर कर सकता था। उसने ये स्पेक्युलेट करना शुरू कर दिया कि शायद उसने अपनी लीनियज की पावर इनहेरिट की थी, भले ही वो एक इलेजिटिमेट सन था। एग्जामिनर ने जीक के यूज किए हुए स्टाइल को नोटिस किया और महसूस किया कि उसने ये मूव पहले देखा था। जीक शांति से एग्जामिनर के पास गया और उसके टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछा। एक पल की शांति के बाद एग्जामिनर ने जोर से एप्लीकेंट नंबर 315 के सक्सेस का ऐलान किया। उसके बाद एक और एग्जामिनर उसके पास आया और उसे एक छोटी बोतल दी जिसमें एक ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड था। तो जीक ने उससे पूछा कि यह लिक्विड क्या था। दूसरा एग्जामिनर मुस्कुराया और उसे मेक वे करने को कहा। पहले एग्जामिनर ने इंटरवीन किया और अपने कॉलीग को काम डाउन होने को कहा, जबकि जीक खुद से सोच रहा था कि क्या यह लिक्विड पास होने वालों को दिया जाने वाला रिवॉर्ड था। उस पल लैंगिस एक्साइटेडली जीक की तरफ दौड़ा, उसके अमेजिंग परफॉर्मेंस और स्टोन डिस्ट्रॉय करने पर उसे कंग्रेचुलेट करते हुए चिल्ला रहा था। जीक मुस्कुराया और उसे काम डाउन होने को कहा। जीक ने लैंगिस से पूछा कि एग्जामिनर ने उसे जो वायल दी थी वो क्या थी, और लैंगिस ने जवाब दिया कि वो एक हीलिंग पोशन थी। जीक ने फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछा और लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि वो ऑर्डिनरी ग्रेड की थी। जब उसने अपनी वायल खोली, जीक ने अपने हाथ में वायल को एग्जामिन किया, ये महसूस करते हुए कि वो पॉइजनस नहीं लग रही थी
और अपने डाउट्स के बावजूद उसने सोचा कि क्या वो एक एलिक्सर था। एक एलिक्सर एक पोशन होता है जो एक्सट्रीमली रेयर मटेरियल से बनता है, जैसे कि हर्ब्स जो सिर्फ सीक्रेट रेल्म्स में उगती हैं, प्योर एलिक्सर कोर्स और डिवाइन और मिथिकल बीस्ट के इंग्रेडिएंट्स जो मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। एक एलिक्सर पीने से सिर्फ रीसेंट वुंड्स ही नहीं बल्कि ओल्ड इंजरीज भी तुरंत ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ईथर पावर को ग्रेटली एनहांस भी करता है। इसके कंपोनेंट्स की रेयरिटी और इसे बनाने की डिफिकल्टी की वजह से ये कभी भी मार्केट में दिखाई नहीं देता। जो उसके पास था उसकी वैल्यू को एहसास करने के बाद ज़ीक ने वायल का कंटेंट्स पी लिया। उसके हाथ से एक ग्रीन ऑरा निकली और उसका हाथ तुरंत पूरी तरह से हील हो गया, जिसने उसे कंफर्म कर दिया कि ये एक रियल एलिक्सर था। लेंगिस को नहीं पता था कि एलिक्सर क्या होता है, लेकिन उसने कमेंट किया कि लैग्रन फैमिली द्वारा बनाई गई हीलिंग पोशंस स्टोर्स में बिकने वाली पोशन से कहीं ज्यादा बेहतर थी। ज़ीक सरप्राइज था कि उसका वुंड इतनी जल्दी हील हो गया और लेंगिस से पूछा कि क्या ये इतना अमेजिंग था, जिसके लिए लेंगिस ने जवाब दिया कि जो हुआ वो सच में अमेजिंग था, लेकिन उसने ये भी कहा कि पावरफुल हीलिंग के बावजूद उसे ईथर पावर में इंक्रीज महसूस नहीं हुआ जैसा कि एक एलिक्सर को करना चाहिए। फिर उसने ज़ीक को बताया कि उसकी अपनी पावर ज्यादा इंप्रेसिव थी, जिसे ज़ीक ने डिनाई किया। ज़ीक ने खुद से सोचा कि इस सोफिस्टिकेशन की एक पोशन 1000 साल की ह्यूमन विजडम का प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेंगिस ने फिर से ज़ीक की प्रेस की, यूसे इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कहकर, जिसके लिए ज़ीक ने जवाब दिया कि उसका एम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना है। रिटन ने ये कॉन्वर्सेशन सुनी और सरकास्टिकली कमेंट किया कि ज़ीक इतनी बोल्ड बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था। टेस्ट जारी रहा और एप्लीकेंट्स 382, 395 और 405 पास हो गए। उनकी सक्सेस एक्सपेक्टेड थी, जैसा कि लेंगिस ने कमेंट किया। फिर एग्जामिनर ने अगले एप्लीकेंट नंबर 414 को बुलाया। ये लेंगिस की बारी थी और वो नर्वसली मटर करते हुए अरीना में गया। ज़ीक ने उसकी नर्वसनेस नोटिस की और सोचा कि क्या वो टेंस था। फिर उसे जोर से एनकरेज किया, यू से गेट अ ग्रिप कहकर, जिसके लिए लेंगिस ने जवाब दिया कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई मत रखना। ज़ीक खड़ा होकर सोच रहा था कि उसका दोस्त क्या कर रहा था। लेंगिस ने एक स्वॉर्ड पकड़ी और टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। जब एग्जामिनर ने उसे शुरू करने की परमिशन दी, लेंगिस ने एक पावरफुल क्राई छोड़ी और स्टोन पर अटैक किया, लेकिन ब्लो की फोर्स उस पर वापस रिबाउंड हुई और उसे जमीन पर फेंक दिया। एग्जामिनर ने उसकी पहली अटेम्प्ट के फेलियर का ऐलान किया, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पास 2 अटेम्प्ट्स बाकी थे। लेंगिस उठा, अगली बार सक्सीड करने के लिए डिटर्मिन्ड, और स्टोन पर फिर से अटैक किया, लेकिन वो फिर से फेल हो गया और जमीन पर गिर गया, एग्जॉस्टेड और डेस्परेट। स्टैंड्स में रिटन और उसके दोस्त जोर से हंसने लगे, ये कहते हुए कि उन्हें पता था कि फॉल्स ड्रैगन का बेटा उसके जैसा ही होगा, और उसे गिव अप करने के लिए अर्ज किया। रिटन ने अपने कंपेनियंस को याद दिलाया कि ज़ीक ने पहले क्या कहा था और सरकास्टिकली रिपीट किया कि उसने कैसे क्लेम किया था कि लेंगिस जो जमीन पर पड़ा हुआ था उनसे स्ट्रॉन्गर था। उन्होंने ज़ीक की बातों को एब्सर्ड और रिडिकुलस बताया। एग्जामिनर ने लेंगिस जो जमीन पर बैठा था से पूछा कि क्या वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट यूज करना चाहता है। उस पल ज़ीक उसके बगल में आया और उससे पूछा कि उसने स्वॉर्ड क्यों चुनी। लेंगिस ज़ीक की बातों से टेकन बैक हो गया और पूछा कि उसका स्पीयर यूज करने से क्या मतलब था। ज़ीक ने एक्सप्लेन किया कि उसे ये समझ नहीं आया कि वो एक ऐसा वेपन क्यों यूज कर रहा था जो उसे सूट नहीं करता था, और बिना किसी प्लान के उसे अश्योर करते हुए कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो सोर्ड से स्टोन को स्क्रैच नहीं कर पाएगा। रिटन और उसके दोस्तों ने ये सुना और ज़ीक का मॉक किया, यूसे स्ट्यूपिड कहकर, ये सोचकर कि वो एक स्पीयर यूज करने का सजेस्ट कैसे कर सकता था जब उसके बाप ने उसे स्वॉर्ड यूज करना ट्रेन किया था। उनमें से एक स्केप्टिकल ही रहा, ये मानते हुए कि सिर्फ वेपन चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ज़ीक एग्जामिनर के पास गया और पूछा कि क्या टेस्ट के दौरान वेपन्स चेंज करना रूल्स के खिलाफ था, जिसके लिए एग्जामिनर ने जवाब दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज़ीक एक स्माइल के साथ लेंगिस के पास वापस आया और उसे बताया कि एग्जामिनर ने क्या कहा था, सिचुएशन को अब गुड मानते हुए फिर पूछा कि क्या वो गिव अप करके बस ऐसे ही चला जाएगा। लेंगिस को अपने बाप की ट्रेनिंग याद आई और उसने फर्मली नहीं जवाब दिया, स्पीयर यूज करने का ट्राई करने का डिसाइड करते हुए। उसके बाप की मेमोरी जो ड्रैगन्स
ड्रैगन्स नेस्ट में एंटर नहीं कर पाया था, लैंगिस को वापस आई, और कैसे उसने रिडिक्यूल को सहा और फॉल्स ड्रैगन कहा गया। उसने कभी बिटर महसूस नहीं किया और उसे पाला। लैंगिस ने उस पल खुद से वाव किया कि वो ये प्रूव करेगा कि उसके बाप ने जिसे पाला वो फेक नहीं था। उसने स्पीयर को पकड़ा, ये सोचते हुए कि अगर उसने स्वॉर्ड से फिर से ट्राई किया तो रिजल्ट वही होगा। तो उसने ज़ीक पर ट्रस्ट करने का फैसला किया। लैंगिस ने सोचा कि स्पीयर को कैसे यूज करना है। फिर ज़ीक ने उसे चिल्लाकर कहा और उसे सीधा आगे थ्रस्ट करने को कहा बिना कुछ सोचे। ज़ीक उसके पीछे खड़ा हो गया उसके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, रिपीट करते हुए कि उसे सिर्फ आगे थ्रस्ट करने चाहिए। लैंगिस कुछ पल के लिए हेजिटेट किया, ये सोचते हुए कि ये इलॉजिकल था कि वो एक ऐसे वेपन से सिर्फ एक डायरेक्ट थ्रस्ट से सक्सीड हो जाएगा जो उसने पहले कभी यूज नहीं किया था। लेकिन उसे बुली को ज़ीक की पहले की बातें याद आईं और कैसे कोई भी बिना ट्राई किए रिजल्ट नहीं जान सकता था। हालांकि वो ज़ीक से आज ही मिला था, उसे उसकी बातों पर कॉन्फिडेंट महसूस हुआ और ट्राई करने का फैसला किया। और क्योंकि ज़ीक उस पर बिलीव करता था, लैंगिस ने खुद पर भी बिलीव करने का फैसला किया। जब उसने स्पीयर को पकड़ा, उसने अपनी बॉडी में सोर्स पावर का एक मैसिव फ्लो महसूस किया, जिस तरह से उसने स्वॉर्ड यूज करते समय कभी महसूस नहीं किया था। लैंगिस चिल्लाया और स्पीयर को थ्रस्ट किया, और जबकि रिटन उस पर मॉक कर रहा था, ये कहते हुए कि वेपन चेंज करने से वो सक्सीड नहीं हो जाएगा, लैंगिस को ऐसा लगा जैसे स्पीयर शुरू से ही उसकी बॉडी का एक हिस्सा था, और एक पल में उसके थ्रस्ट ने स्टोन को पियर्स कर दिया, एक पावरफुल फ्लैश क्रिएट करते हुए। रिटन और उसके दोस्त शॉक थे और डिसबिलीफ में चीख उठे। यहाँ तक कि एग्जामिनर्स भी सरप्राइज थे, और उनमें से एक ने कमेंट किया कि लैंगिस ने सिर्फ स्टोन को स्क्रैच नहीं किया, उसने उसे पूरी तरह से पियर्स कर दिया। ज़ीक ने ताली बजाई लैंगिस को उसके वंडरफुल परफॉर्मेंस पर कांग्रेचुलेट करते हुए, जबकि लैंगिस डिसबिलीफ की स्टेट में खड़ा था, ये सोच रहा था कि उसने अभी क्या किया था। एग्जामिनर ने एप्लीकेंट नंबर 414 के सक्सेस का ऐलान किया, और लैंगिस शॉक में रिपीट करता रहा कि वो पास हो गया था। ज़ीक ने उसे गले लगाया जब लैंगिस रोया, उसे एश्योर करते हुए कि उसने वही किया था जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। लैंगिस ने ज़ीक को ओवरवेलमिंग जॉय के साथ गले लगाया, चिल्लाते हुए कि वो सच में पास हो गया था। स्टैंड्स में रिटन के दोस्तों ने जो हुआ उस पर बिलीव करने से मना कर दिया, ये इंसिस्ट करते हुए कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। तुरंत उसके बाद एग्जामिनर ने जोर से ऐलान किया कि टेस्ट खत्म हो गया था और एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो गई थी। ज़ीक ने लैंगिस से पूछा कि क्या टेस्ट के लिए बस यही सब था, और लैंगिस ने जवाब दिया हाँ, ये ऐड करते हुए कि एडमिशन के बाद और भी टेस्ट हो सकते थे। फिर ज़ीक ने पूछा कि सेरेमनी में वो क्या करते हैं, और लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि ये इस बारे में नहीं था कि वो क्या करते हैं। लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि ये लिड्रैगन फैमिली के लीडरशिप द्वारा उन्हें कांग्रेचुलेटरी स्पीचेस देने के बारे में था। एक आदमी जिसकी व्हाइट और रेड हेयर थी और एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ स्टेज पर आया, और ज़ीक ने सोचा कि वो कौन था। लैंगिस शॉक था और विस्पर किया कि यह फैमिली का हेड था। ज़ीक ने अपने कमेंट्स जारी रखे, ये सोचकर कि उस चेहरे वाला कोई लीडर कैसे हो सकता था, और सरकास्टिकली ऐड किया कि आइस खुद उससे ज्यादा गर्म होगी। लैंगिस पैनिक हो गया, ज़ीक का मुंह अपने हाथ से ढका और उसे चुप रहने के लिए बेग किया। लैंगिस ज़ीक को चुप रहने के लिए बेग करता रहा। ज़ीक ने लीडर्स को और करीब से देखा, खुद से सोच रहा था कि ये लिड्रैगन फैमिली की करंट स्ट्रेंथ थी। उसने उनके पावर लेवल्स को असेस किया, कई 7 स्टार फाइटर्स और एक अच्छी खासी संख्या में 6 स्टार फाइटर्स की प्रेजेंस को नोट करते हुए कंक्लूड किया कि ये सच में एक ग्रेट फोर्स थी। फिर उसने अपना अटेंशन करंट फैमिली हेड पर फोकस किया, जिसे बालसा एल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, और वो शॉक्ड हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसका लेवल 8 स्टार्स था। ज़ीक ने सोचा कि 1000 साल पहले पूरी दुनिया में उस लेवल की पावर के 10 लोग भी नहीं थे। फिर उसने कंक्लूड किया कि ये आदमी उसका फादर था और उसके बारे में अनईजी महसूस किया। एक ऑफिशियल ने सबका अटेंशन मांगा, अनाउंस करते हुए कि मिस्टर बालसा अपना स्पीच देंगे। बालसा ने अपना छोटा स्पीच शुरू किया, नए स्टूडेंट्स को अर्ज करते हुए कि वो लिड्रैगन फैमिली का फ्लैश एंड ब्लड बनने के लिए स्ट्राइव करे। जब वो बोल रहा था, उससे एक इमेंस प्रेशर निकल रही थी, जिसने स्टूडेंट्स को लैंगिस समेत सफोकेटेड महसूस करवाया और सांस नहीं ले पा रहे थे। ज़ीक ने लैंगिस की डिस्ट्रेस और दूसरों को फैमिली हेड के ऑरा का प्रेशर सहते हुए नोटिस किया, और जब उसने बालसा को देखा, उसने उससे एक इमेंस हेट्रेड निकलते हुए महसूस किया। ज़ीक ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि उसके बाप के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे वो सर्टेनली पसंद नहीं आया। एक ऑफिशियल ने एंथुसियास्टिकली बालसा की वंडरफुल वर्ड्स पर कमेंट किया। बालसा ने अपना स्पीच जल्दी से खत्म
किया। ऑफिशियल ने कमेंट किया कि बालसा फॉर्मल ग्रीटिंग्स दूसरों पर छोड़ेगा और ज्यादा देर तक नहीं बोलेगा, लेकिन उसने कंफर्म किया कि उसे उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, फिर चला गया। एक और चीयरफुल लुकिंग ऑफिशियल स्टेज पर आया और एंथुसियास्टिकली चिल्लाया, यंग पीपल को स्ट्राइव और हार्ड वर्क करने के लिए एनकरेज करते हुए फिर जोकिंगली ऐड किया कि जो छोटी छोटी चीजों के बारे में वरी करते हैं वो बॉल्ड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन के बावजूद लैंगिस ने कमेंट किया कि जनरल एटमॉस्फेयर बेहतर हो गया था। उसके बाद एक और एग्जामिनर ने स्टूडेंट डॉर्मिटरी असाइनमेंट्स का ऐलान किया। जीक ने पूछा कि क्या वो सब एक ही जगह जा रहे। द और लैंगिस ने एक्सप्लेन किया कि 4 सेपरेट नेस्ट्स थे और स्टूडेंट्स को ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ हॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एग्जामिनर ने नंबर 315 को बुलाया और जीक ने एहसास किया कि उसकी बारी थी। उसने लैंगिस को गुड बाय कहा और उन्होंने एक दूसरे को लक विश किया। जीक एक लग्जूरियस बिल्डिंग पर पहुंचा जिसे ड्रैगन्स नेस्ट ईस्ट हॉल कहा जाता था। जब वो कॉरिडोर से चल रहा था, उसने नोटिस किया कि 1000 साल बाद कई चीजें चेंज हो चुकी थी और वो जल्दी से लॉस्ट हो गया। फाइनली उसे अपना रूम मिला। देर से आने के लिए सॉरी महसूस करते हुए और ये मानकर कि उसका रूममेट पहले ही आ चुका था, उसने दरवाजा खोला और अपनी टार्डनेस के लिए अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। जीक को यकीन नहीं हो रहा कि उसका रूममेट और कोई नहीं लैंगुस है, और जब वो लड़के को देखता है तो बस ये मान लेता है कि उसका लैंगुस के साथ कोई अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन है। लैंगुस मुस्कुराते हुए अग्री करता है और ये भी मेंशन करता है कि वो पहले से ही लोनली फील कर रहा था। जीक फिर लैंगुस से पूछता है कि क्या आज के लिए कोई प्लान नहीं है, और लैंगुस कहता है कि कोई प्लान नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सेशन अगले दिन शुरू होगी। उन्हें रेस्ट करने की इंस्ट्रक्शन मिली है। जीक को इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि वो पूरे ओरिएंटेशन सेशन के दौरान ध्यान नहीं दे रहा था। वो ये एडमिट करते हुए ब्राइट दिखता है, लेकिन लैंगुस को नहीं लगता कि ये ऐसी चीज है जिस पर उसे प्राउड होना चाहिए। लैंगुस डिसाइड करता है कि पूरे स्कोल्डिंग सेशन को पीछे छोड़ दे और सजेस्ट करता है कि वो लोग सो जाएं क्योंकि अगले दिन उनकी ट्रेनिंग होगी। अपेरेंटली जीक इनिशियली स्कूल को डिच करके एडवेंचर पे जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन स्कूल आने के बाद जो नई चीजें उसने देखी उसने उसे इंटरेस्ट दिया। उसने डिसाइड किया है कि अगर ये उसे एक मिलेनियम के बाद दुनिया के बारे में और जानने में हेल्प करेगा तो वो थोड़ा टाइम हाउस के साथ स्टिप करेगा। 1 महीने बाद बच्चे अपने ट्यूटर के अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हें ड्रैगन्स ब्रेथ को मास्टर करना सिखाया जा रहा है, जिसे हाउस लैग्रन के 15th हेड ने बनाया था। ट्यूटर उन्हें बताता है कि उन्हें इस टेक्निक को मास्टर करना होगा ताकि वो इसे किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकें। ट्यूटर घूमकर बच्चों पर नजर रखता है। वो नोटिस करता है कि उनमें से कुछ ने इसे मास्टर कर लिया है और उनमें से एक लाइका है जो हाउस के हेड की डॉटर है। अपेरेंटली वो ऑलरेडी इतनी स्किल्ड है कि उसे 2nd स्टार क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसकी ज्यादा इंटरेस्ट जीक में है। जबकि बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, जीक अपने सर पर एक बोल्डर उठाए हुए हैं और 2 डंबल्स पकड़े हुए हैं जिन पर भी छोटे बोल्डर्स लगे हुए हैं। ट्यूटर को लगने लगता है कि जीक ने हेड की पावर इनहेरिट की है, लेकिन वो हैरान है कि वो सब कुछ मास्टर कैसे कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई टीचर नहीं था जो उसे सिखाता। टीचर सिर्फ वंडर कर सकता है लेकिन किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ जीक ये सोच रहा है कि ब्रीदिंग टेक्निक जिसे उसने इन्वेंट किया था, द ड्रैगन किंग्स ब्रेथ, को मॉडिफाई करके ड्रैगन्स ब्रेथ के रूप में आगे कैसे बढ़ाया गया है। अपेरेंटली ब्रीदिंग टेक्निक्स हवा से ईथर को अपने बॉडी में खींचने और उसे घुमाने का तरीके हैं जो अल्टीमेटली ईथर को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ऑप्टिमल लेवल यूजर के स्किल और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि हर नोबल हाउस अपनी स्टाइल को रिफाइन करता है और फिनिश्ड टेक्निक को सिक्योर रखता है। जीक एडमिट करता है कि ये टेक्निक सेफ और इजी टू लर्न है, लेकिन उसे लगता है कि ये अटरली यूजलेस है अगर वो यूज सिर्फ तभी कर सकता है जब वो एक जगह खड़ा हो। बेसिकली उसकी ओरिजिनल टेक्निक यूजर को ईथर को इधर उधर घूमते हुए यूज करने देती है। टेक्निक के इफेक्ट्स बड़े होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे इनहेरिट किया क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट थी। जीक ने उसे टाइम इसे सिंप्लीफाई किया था ताकि कोई भी यूज कर सके और क्लैन को स्ट्रॉन्गर बना सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इवॉल्व हो जाएगी और 1000 सालों तक रहेगी। जीक इस बात से इम्प्रेस्ड है और उसे लगता है कि शायद और भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स होंगी जो टाइम के साथ चेंज हो गई होंगी।
ट्रेनिंग सेशन के बाद बच्चे खाना खाने डाइनिंग हॉल की तरफ जाते हैं। जबकि सब थकान के कारण खाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़ीक बिना किसी परवाह के अपना खाना मंच कर रहा है। वो नोटिस करता है कि लैंगस ड्रेन्ड लग रहा है और वो उसे अर्ज करता है कि अपना खाना खाएं, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो वो ऑप्टिमली मूव नहीं कर पाएगा। लैंगस मजबूर होकर ज़ीक से पूछता है कि जब बाकी सब ड्रेन्ड है तो वो इतना एनर्जी से भरा कैसे है। ज़ीक लैंगस को डिस करता है, उसे ये कहकर कि वो बस एक वीकलिंग है। वो उसे अर्ज करता है कि और खाए और ज्यादा ट्रेन करे। लैंगस को लेक्चर देते हुए ज़ीक नोटिस करता है कि कुछ वेल ट्रेन्ड बच्चे एक्चुअली अपना खाना खा रहे हैं। तभी ज़ीक को लाइका अप्रोच करती है और क्योंकि ज़ीक उसे नहीं जानता, वो सीधे उससे पूछता है कि वो कौन है। लैंगस ये सुनकर अपने खाने पर ऑलमोस्ट चोक हो जाता है और वो जल्दी से ज़ीक के पास जाता है उसके कान में विस्पर करने के लिए। वो उसे बताता है कि लाइका हेड की डॉटर है, लेकिन ज़ीक इनोसेंटली लैंगस को कहता है कि उसे पता ही नहीं था। लैंगस प्रेशर से मरने ही वाला होता है जब वो ज़ीक को बताता है कि उन्हें तो लाइका से बात तक नहीं करनी चाहिए। ज़ीक उसे एक फूल की तरह घूरता है जब वो उसे बताता है कि वो भी हेड का बेटा है, भले ही वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। लैंगस और लाइका दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और लाइका उससे पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है। ज़ीक शांति से जवाब देता है कि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। लाइका फिर उसे पूछती है कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया कि एक रीजेनरेशन स्टोन को अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया। लाइका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, लेकिन ज़ीक बस जवाब देता है कि वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो बस एक कूल डूड है। ज़ीक नोटिस करता है कि लैंगस टोटली आउट ऑफ हिज जोन है और वो उसे वापस बुलाता है, उसे अपना खाना खाने को कहता है। लाइका फिर ज़ीक के पास आती है, उससे पूछती है कि क्या वो उसे ज्वाइन करना चाहेगा। ज़ीक कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसका क्या मतलब है और लाइका सीधे बोलती है, ज़ीक को अर्ज करती है कि उसका सबऑर्डिनेट बन जाए। लाइका ज़ीक को बताती है कि वो उसकी बैकर बनेगी क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसे ऑब्वियसली एलाइज चाहिए होंगे। लाइका चाहती है कि ज़ीक अपनी पावर का यूज करके उसे नेक्स्ट हेड बनने में असिस्ट करे और जब वो फैमिली की हेड बनेगी तो उसे जेनरसली रिवॉर्ड करने का वादा करती है। वो ये स्वीट टॉक करती है, लेकिन ज़ीक शांति से उससे कहता है कि वो इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। जब लाइका ये सुनती है तो वो अज्यूम कर लेती है कि ज़ीक भी फैमिली का हेड बनने का एम कर रहा है, इसलिए वो प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा है। जबकि वो अपना ट्रैश स्प्यू करने में बिजी है, ज़ीक उसे ऑब्जर्व कर रहा है और वो देखता है कि वो ऑलरेडी 2 स्टार्स बनने की कगार पर है और वो उसे उसकी एज के लिए इम्प्रेसिव मानता है। ज़ीक आखिरकार अपना मुंह खोलता है उस लड़की को ये बताने के लिए कि वो जो चाहे करने के लिए फ्री है क्योंकि वो फैमिली से जुड़ी किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। लाइका ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो ज्यादा पर्सिस्टेंट हो जाती है जब वो ज़ीक से पूछती है कि वो सच में क्या चाहता है। ज़ीक गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी टेबल नाइफ से टेबल को स्टैब करता है, जबकि अपनी बॉडी से एक स्कैरी अमाउंट का प्रेशर अनलीश करता है लाइका को ये बताने के लिए कि उसे किसी की भी सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़ीक करता है कि वो अकेला रहना चाहता है क्योंकि वो ऑब्वियसली सबसे स्ट्रांग है। लाइका ज़ीक का प्रेशर फील कर सकती है, जिससे वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ज़ीक का ऑरा एक्चुअली उसे डरा रहा है। ज़ीक अपना खाना मंच करता रहता है जबकि लैंगस सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है। लाइका फिर लूज हो जाती है और वो ज़ीक को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। ज़ीक इस बात से सरप्राइज्ड है, लेकिन वो चैलेंज से पीछे हटने वाला नहीं है। थोड़ी देर में ही ड्यूल के बारे में न्यूज स्टूडेंट्स में फैल जाती है कि लाइका ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ड्यूल कर रही है। स्टूडेंट्स ड्यूल देखने के लिए दौड़ते हैं और जबकि लैंगस फ्रीक आउट कर रहा है, ज़ीक बहुत कैजुअल एक्ट कर रहा है। लैंगस ज़ीक को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो लाइका से फाइट करने वाला है, लेकिन ज़ीक सिंपली जवाब देता है कि उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। ज़ीक फिर नोटिस करता है कि लैंगस भी फॉर्मली एक्ट कर रहा है और वो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है। वेल जीनियस, ये इसलिए है क्योंकि तुम हेड के बेटे हो, लैंगस कहता है। ज़ीक फिर लैंगस से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। ज़ीक सिचुएशन को उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लाइका बाल्सा की डॉटर है और उसके पास टाइफोना ब्लड भी है, जो बेसिकली एल्ड्रियन को सपोर्ट करने वाले 4 ग्रेट हाउसेज में से एक है। लैंगस कहता है कि लाइका एक जीनियस है क्योंकि वो हाउस टाइफोना से आने वाली स्वॉर्ड्समैनशिप के हर रूप को मास्टर कर पाई है। ज़ीक बस वहां कैजुअली खड़ा रहता है जबकि लैंगस को यह बताता है कि उसे सिर्फ इस बात का पता है कि वो बाल्सा की डॉटर है।
जीक हंसना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि ना जानना एक्चुअली पूरी चीज में और जूस ऐड करता है। वो इसे एक एक्साइटिंग टर्न ऑफ इवेंट्स मानता है, जबकि लैंगस उसे डांटता है कि वो लाइका के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। लैंगस उससे पूछता है कि उसने पहले ही चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया, और जीक कहता है कि ये ऑब्वियस है कि अगर उसे ड्यूल के लिए चैलेंज किया जाए तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। इस बात के अलावा जीक लाइका को घूरता है और वो कंक्लूड करता है कि वो ड्यूल के लिए ज्यादा रेडी लग रही है। लाइका फिर जीक पर चिल्लाती है कि बातें बंद करे, जबकि वो अपनी स्वॉर्ड जमीन में प्रॉपर वॉरियर की तरह घुसाए हुए घूरती है और जीक से पूछती है कि क्या वो कुछ अच्छे मैनर्स सीखने के लिए रेडी है। जब दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लैंगस अरीना छोड़ देता है। वो जीक को बोलता है कि संभल के रहना और भाग जाता है। अब जब जीक और लेका अकेले हैं, जीक उससे पूछता है कि वो इतनी जिद पे क्यों है लड़ने के लिए। लेका कहती है कि वो अगला हेड बनना चाहती है और उस सीट के लिए जीक को हराना चाहती है ताकि वो उसका सर्वेंट बन जाए। जीक हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सब उससे क्या लेना देना। लेका को लगता है जीक को अपने फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। जीक कुछ बोलने ही वाला होता है कि लेका उसे काट देती है। लेका बताती है कि जीक को मिला के 5 एयर्स हैं जो हेड बनने के लिए compete कर रहे हैं। जीक ही एक ऐसा है जिसके पास एल्ड्रियन के 4 ग्रेट हाउसेस का खून नहीं है। जो हाउस हेड बनाता है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है, इसलिए सब अकेडमी में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेका कहती है कि उसे अपने भाइयों के अगेंस्ट खड़े होने के लिए allies चाहिए। जीक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर बात समझ जाता है। लेका बोलती है कि वो अपनी जगह सिक्योर करने के लिए लड़ रही है और बिना टाइम वेस्ट किए जीक पे अटैक करती है। लेका सॉर्ड से जीक को हिट करने की कोशिश करती है पर जीक पीछे हट जाता है। सॉर्ड का स्ट्राइक जमीन तोड़ देता है। लेका फिर से अटैक करती है, सॉर्ड को फुल पावर से चलाती है। स्पेक्टेटर्स उसकी सॉर्ड स्किल से इंप्रेस हो जाते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सॉर्ड ही क्यों ना हो। जैसे ही चीयरिंग बढ़ती है, लेका और इंटेंस हो जाती है। जीक बस अरीना में जंप करता रहता है, हर अटैक डॉज करता है। स्पेक्टेटर्स को लगता है लेका जीत जाएगी, पर उन्हें पता नहीं होता कि लेका अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रही है। जीक बिना एफर्ट के उसके अटैक्स डॉज करता है और लेका सोचती है कि वो हिट क्यों नहीं कर पा रही। जीक उसकी स्पीड और टेक्निक की तारीफ करता है और कहता है कि वो रेगुलर 1 स्टार वॉरियर से बेटर है। लेका गुस्से में चिल्लाती है कि जीक लड़ता क्यों नहीं, सिर्फ बातें क्यों कर रहा है। जीक डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। वो आसानी से उसका अटैक डॉज करता है और उसके चेस्ट पे पंच मार देता है। पंच इतना पावरफुल होता है कि लेका खून थूकती है और घुटनों पे गिर जाती है। सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। लेका दर्द में जीक से पूछती है कि वो हिट क्यों नहीं कर पा रही जब वो उससे बेटर है। जीक कहता है कि वो फास्ट है पर अभी भी एक 1 स्टार वॉरियर ही है। लेका याद दिलाती है कि जीक भी 1 स्टार है। जीक बताता है कि वो उसके मूवमेंट्स इजीली रीड कर सकता है, उसकी सांस, मसल्स का ट्विच, आंखों का शिफ्ट, और उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। जीक इतना एरोगेंट लगता है कि लेका फिर से उठ जाती है और स्वॉर्ड लेके जीक पे डैश करती है, पर जीक फिर से डॉज करता है और उसे वॉल तक पंच कर देता है। लेका वॉल से टकराती है और डस्ट का बड़ा क्लाउड उठता है। स्पेक्टेटर्स शॉक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या लाइका हार गई। लैंगस एक्साइटेड हो जाता है और अरीना में लौट आता है। जीक की तारीफ करता है, पर जीक कहता है फाइट अभी खत्म नहीं हुई। जब डस्ट क्लियर होती है, लाइका घुटनों पे स्ट्रगल कर रही होती है पर हार मानने को रेडी नहीं होती। लैंगस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जीक बोलता है कि वो पीछे हो जाए क्योंकि अब सब सीरियस होने वाला है। जीक कंफर्म करता है कि लाइका अब 2 स्टार वॉरियर बन गई है। वो उठती है और उसके आसपास एक पावरफुल ऑरा घूमता है। स्पेक्टेटर्स तुरंत समझ जाते हैं कि वो 2 स्टार लेवल पे पहुंच गई है। 2 स्टार वॉरियर्स अपने सोर्स पावर को बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसे ऑरा कहते हैं। लाइका स्ट्रांग लगती है और जीक को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे पुश किया। गुस्से में वो जीक पे डैश करती है, स्वॉर्ड के साथ गोल्डन ऑरा ट्रेल छोड़ती है। जीक मानता है कि वो अब स्ट्रांग और फास्ट हो गई है। जीक अब भी उससे खेलता रहता है, पर एक मोमेंट में वो उसकी स्ट्रेंथ मिसजज कर लेता है और उसके फेस पे कट लग जाता है। लेका देखता है कि जीक शॉक में है और उससे बोस्ट करती है कि 2 स्टार की पावर क्या होती है। वो कहती है कि अब जीक को थंडर स्पिरिट ग्रेट सॉर्ड आर्ट्स का असली रूप दिखने वाला है। जीक एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसे कुछ नया देखने को मिलेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। लाइका ने जीक पर लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक चलाई, जिसे लाइटनिंग फ्लैश कहते हैं। एक येलो एनर्जेटिक ऑरा निकली और जीक मुश्किल से बच पाया।
अनजान पावर से हैरान होकर चिल्लाया। लाइका ने बिजली को कंट्रोल करने की बात को absurd बताया और उस पर मजे लेने का इल्जाम लगाया। फिर उसने और भी तगड़ा लाइटनिंग नेट अटैक किया, जिससे ज़ीक को उछलकर दूर जाना पड़ा। ज़ीक ने माना कि ये लड़ाई पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी और उसके लिए भी बिजली से निपटना मुश्किल होगा। दूसरे स्टूडेंट्स हैरानी में कानाफूसी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये कैसी लड़ाई है। वो मावल कर रहे थे कि सिर्फ एक स्टार बदलने से चीजें इतनी ज्यादा कैसे बदल सकती हैं, जबकि रंगस ज़ीक के लिए चिंतित हो गया। ज़ीक ने सोचा कि मूवमेंट्स तो वही थे और पहले से कुछ नहीं बदला था, लेकिन जैसे ही लाइका 2 स्टार पर पहुंची और उसको ऑरा मिली, उस लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक की पावर एक्सप्लोड हो गई। उसे याद आया कि वो पहले भी फास्ट थी, पर अब और भी ज्यादा फास्ट हो गई है। और सबसे ज्यादा बिजली मिस्टीरियस लग रही थी। अपने आप को बिजली से क्लैट करना उसे इम्पॉसिबल लगा। उसने सोचा कि वो अभी काउंटर अटैक कर सकता था, लेकिन उस पावर की असलियत जानने की क्यूरियोसिटी ने उसे रोक लिया और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। लाइका उसके कामनेस पर स्मर्क की, उसे ऐसी सिचुएशन में इतना रिलैक्सिंगली कंपोज्ड होने का ताना दिया और उसका स्माइल मिटाने की कसम खाई। उसने अपनी तलवार से स्लैश किया और ज़ीक पीछे हटा। फिर उसने स्विफ्ट थंडर अटैक किया, जो थंडरबोल्ट जितना खतरनाक था। ज़ीक में उसकी तुलना थंडरबोल्ट से की और उसे डॉज नहीं कर पाया। वो इतनी जोर से लगा कि जहां वो गिरा वहां दीवार टूट गई और वो गिर पड़ा। बुरी तरह घायल होने पर भी स्माइल करता हुआ लाइका ने उस पर फुल पावर लाइटनिंग फ्लैश चलाई। ज़ीक ने स्मर्क करते हुए डॉज किया और किक मारी, जिससे जमीन क्रैक हो गई। रंगस ज़ीक की मदद के लिए दौड़ता हुआ इस रेंटलेस असॉल्ट को रोकने की कोशिश करने लगा। उसने लाइका से रुकने की प्लीड की, पर उसने पूछा कि वो क्यों रुके। कहने लगी कि जब तक वो खड़ा है, रुकना उसकी इंसल्ट होगी। पैनिक स्ट्रिकन होकर रंगस ने लॉर्ड ज़ीक से सरेंडर करने की भीख मांगी। लाइका ने ज़ीक को गिव अप करने और उसके अंडर सर्व करने का चांस दिया, कहकर कि अगर वो हार मान लेता है तो वो रुक जाएगी। ज़ीक ने इस प्रोपोजिशन पर स्मर्क किया तो लाइका ने उसे प्राउड लैग्रन कहकर मजाक उड़ाया, भले ही वो इललेजिटिमेट चाइल्ड हो। उसने फुल फोर्स से उसे खत्म करने का फैसला किया और लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को इन्वोक किया। फर्स्ट सीक्रेट आर्ट, हेवंस थंडर। ज़ीक को स्ट्राइक को इवेड नहीं कर पाया और दर्द से चिल्ला उठा। रंगस ने डेस्परेटली उसका नाम पुकारा। ज़ीक नॉकड आउट होकर जमीन पर गिर पड़ा और अनकॉन्शियस हो गया। लाइका ने नॉनशैलेंटली कहा कि मैच खत्म हो गया है और जाने लगी, लेकिन ज़ीक फिर से उठा, सबको सरप्राइज करते हुए, और उससे लाइटनिंग ऑरा निकलनी शुरू हो गई। लाइका ने डिसबिलीव करते हुए पूछा कि उसे लाइटनिंग ऑरा कैसे मिली। ज़ीक ने कूली डिक्लेयर किया कि लाइटनिंग ऑरा ऐसी दिखती है। उसने बाहें क्रॉस की और जोक किया कि उसे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। उसने समझाया कि उसने डेलिबरेटली लाइका के अटैक्स को एब्जॉर्ब किया था ताकि उसकी पावर को एनालाइज कर सके, और किसी तरह वो भी उसे यूज करने लगा। उसने रिवील किया कि जब वो मिस्टीरियस लाइटनिंग स्ट्राइक्स ले रहा था, तब वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक ड्रैगन किंग्स ब्रेथ का यूज करता रहा। इसने लाइका की लाइटनिंग ऑरा के साथ रिएक्ट किया, जिससे उसके अंदर लाइटनिंग अक्यूमुलेट हो गई जब तक कि वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाया। उसने माना कि वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं समझा, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो ड्रैगन किंग्स ब्रेथ अप्लाई कर रहा था तो लाइटनिंग उसके अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो गई और आखिर में उसने उसे वील्ड कर लिया। उसने स्मर्क करते हुए अपने मुंह से खून पोंछा। ज़ीक ने सजेस्ट किया कि लाइका के पास यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और उसने सोचा कि क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक एक फैमिली हेरिडिटरी मार्शल आर्ट है, क्या उसका पूरा क्लैन ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन से एंडाउट हो सकता है। उसने मावल किया कि सोर्स पावर खुद लाइटनिंग प्रॉपर्टीज कैरी करती लगती है। उसने ट्रेनिंग को एक्सीलेंट माना और लाइका को थैंक्स कहा कि उसने उसे भी 2 स्टार लेवल तक पहुंचने में मदद की। उसके हाथ से लाइटनिंग ऑरा और थंडरबोल्ट एनर्जी क्रैकल होने लगी जब उसने डिक्लेयर किया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। लाइका ने फिर से लाइटनिंग स्लैश से अटैक किया, जिसे ज़ीक ने डॉज किया, और उसने रियलाइज किया कि जब सोर्स पावर बढ़ती है तो वो मसल्स और नर्व्स को अफेक्ट करती है, जिससे बॉडी स्ट्रेंथन होती है। ऐसी इनक्रेडिबल यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन पर मावल करते हुए ज़ीक ने मॉकिंगली कहा कि उसे इस न्यू रियलिटी की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। रंगस ऑ में देखती हुई सोचा कि नेक्स्ट हेड कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई हो रही है, और वो सिर्फ देखकर मुश्किल से समझ पा रही थी। रंगस ने सोचा कि क्या वो इमेजिन कर रही है जब लेडी लाइका के लाइटनिंग स्लैशेस लगना बंद हो गए। लाइका ने गुस्से से ज़ीक पर मॉक करने का स्नैप किया। ज़ीक ने ग्रिन किया और इंसिस्ट किया कि वो बिल्कुल भी मॉक नहीं कर रहा था, बल्कि उसने सच में उसे थ्रेट माना। फिर उसने उसकी तलवार पर किक मारी और लाइका टम्बलिंग बैक होकर जमीन पर गिर गई।
हंसी के साथ स्ट्रेच करते हुए जीक ने डिसाइड किया कि लड़ाई खत्म करने का राइट टाइम आ गया है। उसने अनाउंस किया कि वो एक न्यू टेक्निक बनाएगा जिसे फर्स्ट फॉर्म की बजाय स्पेशल फॉर्म का नाम दिया। इससे लाइका डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसने सोचा कि उसने जरूर हाल ही में सीक्रेट कॉम्बैट ट्रेनिंग ली होगी। उसने सवाल किया कि कौन सी फैमिली इतनी आसानी से टेक्निक्स इन्वेंट कर सकती है। जीक ने उसे लड़ाई के दौरान लॉस्ट इन थॉट होने पर डांटा। उसने वार्न किया कि एक फाइटर को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे लाइका शॉक्ड हो गई। और फिर उसने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक से उसकी छाती पर पावरफुली स्ट्राइक किया। उसने उसे नॉक अनकॉन्शियस करके जमीन पर गिरा दिया। जीक ने मैच खत्म होने का डिक्लेयर किया और उसे ट्रूली इंटरेस्टिंग फाइट कहा, जबकि लाइका दर्द से ग्रोन कर रही थी। उसने हार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अपने ओल्डर ब्रदर्स को हराकर हेड बनने की वाव की, इंसिस्ट किया कि वो बिल्कुल हार नहीं सकती। जीक ने उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ की और लाइका का शॉक्ड एक्सप्रेशन देखा। फिर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने नई चीजें सीखने की खुशी की तारीफ की और उनके क्लैश को एक एक्सट्रीमली मीनिंगफुल टाइम कहा। उसने कहा कि अगर ये सिर्फ वन टाइम इवेंट होता तो बोरिंग होता। फिर उसने सजेस्ट किया कि वो फिर से स्पार करें। उसने लाइका को आगे भी साथ में स्पार करने के लिए इनवाइट किया। कुछ घंटों बाद लाइका के डैड बालसा एक डंजन में मॉन्स्टर्स को स्पोर्ट के लिए बुली कर रहे थे। वो ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे थे, बस अपने ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स को फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे और फिर भी जगह को मॉन्स्टर क्लियरेंस सेल में बदल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कैजुअल स्ट्रोल पर निकले हों। जब बालसा मॉन्स्टर्स की एक और वेव को डंजन कन्फेटी में बदल रहे थे, तब एक मैसेंजर ऐसे दौड़ता हुआ आया जैसे वो पिज्जा डिलीवरी के लिए लेट हो। उसने सांस रोके हुए अनाउंस किया कि लाइका 2 स्टार रैंक पर पहुंच गई है। बालसा ने मुश्किल से ब्लिंक किया। बेचारा मैसेंजर होप और डेस्परेशन में पसीना बहा रहा था। उसने उसे हाइप करने की कोशिश की, कह रहा था कि वो ग्रेजुएशन से पहले 5 स्टार तक पहुंच सकती है, लेकिन बालसा उतना ही इम्प्रेस लगा जैसे किसी को बताया गया हो पानी गीला है। पर बालसा ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोला, टैलेंट तो बस ग्लिटर है, अच्छा लगता है पर बेकार है अगर कुछ कर ना पाए। उसने मैसेंजर से कहा कि वो तभी वापस आए जब लाइका अपनी नए पावर से कुछ कर दिखाए, सिर्फ ब्रैग करने के लिए नहीं। मैसेंजर थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि लाइका अभी एक लड़ाई हार गई है। बालसा ने सोचा शायद उसने किसी अपर क्लासमैन से लड़ा होगा, पर मैसेंजर ने बताया कि उसे हराने वाला उसका इललेजिटिमेट बेटा जीक था। ये नाम सुनकर बालसा का ध्यान तुरंत उस तरफ गया। उसे जीक की माँ याद आई, एक औरत जिसमें सच में टैलेंट था, जो जीक के पैदा होने से पहले ही मर गई थी। इससे बालसा ने सोचा जीक ने इतनी स्किल कैसे हासिल कर ली कि वो 2 स्टार लाइका को हरा सके। मैसेंजर ने बताया सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि जीक ने 2 स्टार खुद से पाया, बिना किसी टीचर या मेंटर के। ये सुनकर बालसा ने फैसला किया कि फर्स्ट ट्रायल शुरू करने का समय आ गया है। मैसेंजर हैरान रह गया, बोला अभी बहुत जल्दी है, पर बालसा ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने कहा मौत सबके लिए आती है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जीने के लायक हैं। जो फर्स्ट ट्रायल पास नहीं कर सके उनका कोई फ्यूचर नहीं। मैसेंजर कुछ और कह पाता उससे पहले बालसा ने एक और ऑर्डर दिया, फ्रेया को बुलाओ। मैसेंजर ने डाउट से पूछा, फ्रेया? बालसा ने कंफर्म किया। वो चाहता था कि फ्रेया खुद ट्रायल ओवरसी करे, क्योंकि जीक उसके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा था। मैसेंजर ने मजबूरी में ऑर्डर मान लिया और चला गया। जाते हुए बालसा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो क्लियरली देखने के लिए एक्साइटेड था कि जीक सच में कितना केपेबल है। बाद में अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर जीक और दूसरे स्टूडेंट्स अपने इंस्ट्रक्टर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। जब सब लोग अपने ड्रैगन ब्रेक्स टेक्निक्स पर काम कर रहे थे, जीक अलग ट्रेनिंग कर रहा था। वो अपने साइज से 5 गुना बड़े बोल्डर्स उठा रहा था और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर रहा था। उसके लिए ये टेक्निक बच्चों का खेल था। लैंगस ने उसकी अनयूजुअल ट्रेनिंग देखी और पूछा कि वो ग्रुप में क्यों नहीं है। जीक ने कामली कहा कि उसने ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स पहले ही मास्टर कर लिए हैं। लैंगस हैरान हो गया, बोला ये इम्पॉसिबल है, हमने तो अभी सीखना शुरू किया है। जीक ने प्रूफ करने का डिसाइड किया। उसने बताया कि लैंगस का ईथर फ्लो अनस्टेबल है, फिर अपने सर पर बोल्डर गिरा दिया। उसने लैंगस के अंदर थोड़ी ईथर एनर्जी ट्रांसफर की और लैंगस ने तुरंत एनर्जी का प्रॉपर फ्लो महसूस किया। उसने थैंक्स कहा और समझा कि जीक ने वाकई मास्टरी हासिल कर ली है। जीक थोड़ा अनॉयड था कि लैंगस ने उस पर डाउट किया। लैंगस ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि उसका डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसके पिता के अलावा किसी ने कभी उसे सिखाया नहीं।
उसने एडमिट किया कि ज़ीक इतना स्ट्रांग है कि उसने लाइटा को हरा दिया और शायद उसके लिए ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स बहुत इजी होंगे। पर ज़ीक ने डिसएग्री किया। उसने कहा, ये रिफाइंड और इम्प्रेसिव सिस्टम है। उसने बताया कि लोग इसे कॉम्प्लेक्स कहकर मॉक करते थे, पर यह मल्टीपल कॉम्बैट फॉर्म्स का एक पावरफुल आर्ट है। ज़ीक ने यह भी कहा कि लाइका के साथ लड़ाई ने उसे एक न्यू फॉर्म डेवलप करने में मदद की। वही टेक्निक उसने उसे हराने के लिए यूज की थी। अब वो क्यूरियस था कि ये आर्ट समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। सीखने के लिए कुछ नया ना होने पर उसने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर वापस ध्यान दिया। तब लैंगस ने एक अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट की। उसने ज़ीक से कहा, मुझे ट्रेन करो। उसने माना कि स्ट्रेंथ का पाथ मुश्किल है, पर वो उस पर चलने के लिए रेडी है। ज़ीक ने हैरानी से अग्री कर लिया। बोला, लैंगस हैज द राइट एटीट्यूड। लैंगस खुशी से भर गया। लेकिन तभी एक फैमिलियर वॉइस ने बीच में कहा, लाइका। वो शाय पर डिटर्मिन्ड थी। उसने भी ज़ीक से ट्रेनिंग मांगी। उसने माना कि ज़ीक उससे ज्यादा स्ट्रांग निकला जितना उसने सोचा था, और उसे हारने से उसका प्राइड टूट गया था। अब वो इतनी स्ट्रांग बनना चाहती थी कि अपने ब्रदर्स और ज़ीक दोनों को सरपास कर सके। उसकी रिक्वेस्ट से ज़ीक थोड़ा ऑफ गार्ड हो गया। उसने सोचने के लिए वक्त लिया, जबकि लाइका उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। हमारा एमसी ने उससे लंबे समय तक देखा, सोच विचार में था। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। ऐसा है क्या? वो उन दोनों की तरफ घूमा। आंखें शांत, निश्चय से चमक रही थीं। लाइका ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। क्या ये अच्छा नहीं है? मुझे पता था। हमारा एमसी उसके शब्दों पर रुका, मन में सोचा, सक्सेसर? हाँ। लिंगस ने उसकी तरफ देखा और अपने मन में बड़े धीमे से कहा, तो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, फिर भी वो हेड का सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन इससे पहले कि कोई तनाव हो, हमारा एमसी ने अपने विचारों को एक तरफ किया और शांति से बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा शरीर सचमुच ठीक है? लाइका कॉन्फिडेंस से सर हिलाया। मैंने रिकवरी पोशन यूज किया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एमसी लिंगस के पास झुका और फुसफुसाया, वो रिडिकुलस पोशन अभी भी एक चमत्कार की तरह काम करता है। लिंगस मुस्कुराया, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम वाली पोशन की बात कर रहे हो तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। हमारा एमसी ने स्मर्क किया। लाइका के गाल हल्के से लाल हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा उससे? रिकवरी पोशन के बिना मैं सचमुच 1 महीने तक हिल नहीं पाती। वो हिचकी, फिर आगे कहा। हमारा एमसी मुस्कुराया और सर हिलाया। उसकी चिंता मत करो। इन शब्दों पर लाइका और लिंगस दोनों ने उसे इनक्रेडुलस लुक दिया। लाइका गुस्से से अपने हाथ क्रॉस किए। अये तुम छोर, तुम भी यंग हो हाँ? लिंगस ने अजीब चेहरा बनाया। हमारा एमसी ने एक प्लेफुल पपी लाइक एक्सप्रेशन बनाया। वो धीरे से हंसा। क्या तुम श्योर हो इस बारे में लाइका? उसने उसे निश्चय से देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पिकी नहीं हो सकती। उसकी डिटर्मिनेशन साफ थी। हमारा एमसी ने अपने हाथ क्रॉस किए और उसे सख्ती से वार्न किया। जब तुमने डिलियन से हेडशिप का जिक्र भी नहीं किया था, उससे पहले ही तुमने मुझसे लड़ाई क्यों की थी? लाइका का एक्सप्रेशन गहरा हो गया। उसकी आवाज सीरियस हो गई। अच्छा, वो तो ऑब्वियस है, उसने शांति से कहा। अगर मैं हेड नहीं बनती तो शादी ही मेरा एकमात्र भविष्य है, और वो भी पॉलिटिकल शादी। ज्यादा से ज्यादा मैं किसी की कजिन की अनप्लेजेंट वाइफ बनूंगी। ये ठंडे गंदे शब्द सुनकर गिलासा का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वो गुस्से से बोला। उसका चेहरा क्रोध से ढका हुआ था। लेकिन लाइका शांति से बोलती रही। ऑफ कोर्स, एल्डर गॉन की ब्लड लाइन इंपॉर्टेंट है, खासकर 4 ग्रेट हाउसेज में। तुम्हें इतना तो पता ही होगा। गिलासा का खून फिर से खौल गया। चलो भागते हैं, वो गुस्से से कांपते हुए अपने मन में बोला। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। तुम अपने शिष्यों को क्या समझते हो? तुम मूर्ख हो, वो गंदे रिवाज। इससे पहले कि वो कोई और शब्द कह पाता, एक सख्त आवाज हवा को काट गई। कृपया मेरा ध्यान दीजिए, इंस्ट्रक्टर ने जोर से घोषणा की। लाइका ने पलकें झपकाई। उसने पूछा। लिंगस, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, घबराहट में फुसफुसाया। हमारा एमसी के बोलने के बाद हमारे सर जरूर कट जाएंगे। लेकिन हमारा एमसी को कोई परवाह नहीं थी। अचानक जायंट स्क्रीम चमकी, जिसमें रेड हेड लड़की दिखी। इंस्ट्रक्टर ने अपनी आवाज ऊंची की।
आज से एक नया इंस्ट्रक्टर हमें ज्वाइन कर रहा है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वो व्यक्तिगत रूप से आप सभी को गाइड करने के लिए आई हैं। शुक्रगुजार रहो। उसी पल लाइका के बगल से एक यंग और कॉन्फिडेंट महिला आगे बढ़ी। वो खूबसूरत थी और उसकी कमांडिंग प्रेजेंस ने पूरे रूम को भर दिया। लाइका कंफ्यूजन में पलके झपकाई। महिला मुस्कुराई और प्लेफुल विंक दिया। एक्सेलेंट रिफ्लेक्सेस, उसने मजाक में कहा, और तुम्हारी ऑरा क्वालिटी भी बुरी नहीं है। लाइका जमी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। मैंने उसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं की, उसने हैरानी में सोचा। हमारा एमसी ने अपनी आंखें तंग की। इससे पहले कि उसे जवाब मिल पाता, लिंगस ने उसकी स्लीव खींच ली। आह, उसने सिसकारी ली। इंस्ट्रक्टर फिर से आगे बढ़ा। वहां जो व्यक्ति है वो लेडी फ्रेया है। एक खुशनुमा मुस्कान के साथ फ्रेया ने अपना हाथ हिलाया। इंस्ट्रक्टर फ्रेया की तेज आंखें कैंडिडेट्स पर घूमी और फिर एक खास शख्स पर रुक गई। और तुम लॉर्ड हमारा एमसी होगे, उसने जानते हुए मुस्कान के साथ कहा। हमारा एमसी ने शिष्टाचार से सर हिलाया। उसने अपना सर झुकाकर पूछा, यहाँ कोई खास शॉकिंग चीज नहीं है? हमारा एमसी ने शांति से जवाब दिया। फिर उसकी मुद्रा को देखते हुए उसने असली इंटरेस्ट के साथ आगे कहा। फ्रेया ने उसकी बोल्डनेस पर अपनी एक आईब्रो उठाई। उसके होंठ पर हल्की मुस्कान आई। कितना कॉन्फिडेंट ब्राट है। हमारा एमसी हालांकि अपने ऑब्जर्वेशन में पूरी तरह खोया हुआ था। उसने अपनी सेंसेस फोकस किए। इथरिक ट्रू सोर्स पावर का फ्लो उसके लोअर बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर भी पैटर्न, ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने अपने मन में धीरे से कहा। क्या इसलिए उसके कदमों की आवाज नहीं आती, भले ही उसने वो जूते पहने हो? ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? फ्रेया आगे बढ़ी। उसकी आवाज क्लियर और कॉन्फिडेंट थी। जैसा कि तुमने सुना, मैं आज से तुम्हारी इंस्ट्रक्टर हूंगी। रूम वाह वाह की फुसफुसाहट से भर गया। वो फ्रेया ऑफ गेल है, एक स्टूडेंट ने फुसफुसाया। सीनियर इंस्ट्रक्टर ने गंभीरता से सर हिलाया। लेडी फ्रेया ब्लैक ड्रैगन कॉर्प की 6th स्टार रैंक पावर हाउस है। हॉल में आह और फुसफुसाहट गूंज उठी। ब्लैक ड्रैगन कोर सीधे हेड के नीचे, किसी ने हैरानी में धीरे से कहा। एक और स्टूडेंट ने जोर से सोचा। एक बहादुर कैंडिडेट ने अपना हाथ उठाया। उसने एक गर्म मजाकिया मुस्कान दी। ऑफ कोर्स। हालांकि उसका टोन बदल गया, प्लेफुल फिर भी तेज। ये तभी होगा जब तुम मेरा टेस्ट पास करोगे। टेस्ट शब्द पर क्लास में शांति छा गई। जब उसने रिवील किया कि वो क्या था, सबके जबड़े गिर गए। चिंता मत करो, उसने हल्के से कहा, यह सिंपल है। पूरा कमरा जम गया। लिंगस का मुंह खुल गया। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन। गिलासा का एक्सप्रेशन हल्का सा गहरा हो गया जब उसके दिमाग में यादें आईं। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन, एक ऐसा क्षेत्र जहां जहरीले जानवर भरे हुए हैं। वहां एक आम वीट से भी टकराना जानलेवा हो सकता है। सचमुच एक जानलेवा जगह। उसने अपने आप से हल्की मुस्कान दी। मैं पिछली जिंदगियों में वहां अक्सर ट्रेनिंग किया करता था। फिर उसकी आंखें तंग हो गईं। फ्रेया ने आगे कहा। एक कांपते हुए लड़के ने अपना हाथ उठाया। फ्रेया की मुस्कान वैसी ही रही। नेचुरली, उसने कहा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम सरवाइव करते हो। उसने पूरे रूम में देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। इंस्ट्रक्टर फ्रेया ने शांति से एक्सप्लेन किया। जहरों को सही ब्रीदिंग आर्ट, ड्रैगन टेक्निक से संभाला जा सकता है। जब तक तुम अपने क्रिस्टल को सही रखते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। उसकी आवाज मैटर ऑफ फैक्ट हो गई। उसने अपनी ऑरा रिलीज की और कैजुअल तरीके से जोड़ा, तो उन्हें हराओ। एक लड़का चिल्ला उठा। फ्रेया मुस्कुराई। चिंता मत करो, ट्रायल शुरू होने से पहले तुम्हारे पास अभी भी पूरे 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में तुम सब एल्डरॉन फैमिली फाउंडेशन आर्ट से एक वेपन डिसिप्लिन चूज करोगे ट्रेनिंग करने के लिए। अगर तुम मॉन्स्टर से लड़ने और सरवाइव करने का तरीका ढूंढ लेते हो तो ट्रायल काफी आसान होगा। एक घबराया हुआ हाथ ऊपर उठा। फ्रेया का एक्सप्रेशन कूल था। ओ मेरे प्यारे, ये एल्डरॉन है। कमजोरों को कुचल दिया जाता है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव करते हैं। अगर तुम जीत नहीं सकते तो वही तुम्हारा अंत है। ये तो नेचुरल है। खामोशी छा गई। निराशा और डर इकट्ठे कैंडिडेट्स में फैल गए। एटमॉस्फेयर टाइट और टेंस हो गया। हमारा एमसी उन सभी को देखता रहा और अपने सीने में एक अजीब डिसोनेंस महसूस किया। वो सोचा, क्या ये वही जगह है जिसे मैंने प्यार किया था? उसके दिमाग में अजीब इमेजेस उठीं। एक बच्चे का चेहरा,
एक पोते की हंसी, एक लंबे समय पहले की जिंदगी के सीन्स। वो ये नहीं तय कर पाया कि वो यादें कहाँ शुरू हुईं और कहाँ खत्म हुईं। एक पल के लिए वो बस रुक गया, उसके बोझ में खोया हुआ। फ्रेया ने एक बार ताली बजाई, खामोशी तोड़ी। ठीक है, बहुत बात हो गई। अब मैं हर वेपन के लिए मार्शल मैनुअल्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। मार्शल मैनुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। स्टूडेंट्स लाइन में लग गए। हर कोई अनसर्टन था कि कौन सा वेपन चुने। हमारा एमसी एक पल के लिए शांत खड़ा रहा, गहरी सोच में। उसने सोचा, उसका हाथ हवा में झिझक रहा था। उसके चेहरे पर शक की एक झलक आई। मैं क्या करूं? लिंगस उसकी झिझक को देखते हुए उसके पास झुका। तुम्हें स्पीयर चुनना चाहिए, उसने फुसफुसाया। गिलासा का तनाव खत्म हो गया और उसने हल्का सा सर हिलाया। धन्यवाद। उसके पार लाइका ने तंग आंखों से मैनुअल्स को देखा। ये सब बहुत टफ है, उसने धीरे से कहा। हमारा एमसी उसकी तरफ घूमा, उसने आंखें झपकाई। सरप्राइज! उसने दीवार पर एक सेक्शन की तरफ इशारा किया। लाइका ने शक किया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। हमारा एमसी मुस्कुराया। फ्रेया ने तेज ताली बजाई। सभी अपनी मैनुअल्स लो। उसकी मुस्कान बुरी हो गई। और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ऐसे ट्रेन करो जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर निर्भर करती है। रूम में खामोशी छा गई। हर किसी के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। लेकिन फ्रेया ने अभी खत्म नहीं किया था। एक और चीज, उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। रेफरेंस पवेलियन के सीनियर स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। उनका गोल। ग्रुप में एक हाँफ उठी। लिंगस की आंखें फैल गईं। रुको, क्या? फ्रेया ने सर हिलाया। हाँ, वो 10 साल के वेटरन्स हैं। सभी रैंक 2 स्टार्स या उससे ऊपर हैं। वो तुम्हारे जैसा ही ट्रायल लेंगे। उनका मिशन तुम्हें ढूंढना और तुम्हारा क्रिस्टल लेना है। उसकी आवाज ठंडी हो गई। लिंगस ने अपने हाथ ऊपर उठाए। लाइका ने भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा टेंस था। वो सीनियर स्ट्रांग है। मुझे भी एक साथ कई लोगों के एम्बुश को संभालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल बेफिक्र लगा। उसका एक्सप्रेशन शांत था, लगभग रिलैक्स्ड। उसने अपना मैनुअल स्वीकार किया। शांत कॉन्फिडेंस के साथ उसके पन्ने पलट रहा था। ये बिल्कुल ठीक होगा, उसने धीरे से कहा। अगर एक व्यक्ति अकेले संभाल नहीं पाता तो 2 या 3 लोगों का एक छोटा ग्रुप काम कर सकता है। टीमिंग अप मना नहीं है, कम से कम मॉन्स्टर हंटिंग के लिए तो नहीं। उसने लाइका और लिंगस की तरफ देखा। लाइका ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रुक गई। एक पल के बाद उसने धीरे से सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, हमारा एमसी। ये सचमुच सही लगता है। लिंगस ने पूछा, आप क्या करेंगे लॉर्ड हमारा एमसी? हमारा एमसी ने अपनी आम चार्मिंग स्माइल दी। वो शांत, कॉन्फिडेंट लुक जिससे वो अनटचेबल लगता था। ऑफ कोर्स, उसने हल्के से कहा। लाइका लगभग अपने पैरों पर गिर गई। क्या अकेले? वो चिल्ला उठी जैसे उसके सर पर हजारों वजन गिर गए हों। लेकिन हमारा एमसी बस हंसा और उसे हाथ हिलाकर चले जाने को कहा। लाइका ने घूर कर देखा। लिंगा ने आ भरी अपना सर हिलाते हुए। 5 दिन बाद पॉइजन ड्रैगन माउंटेन पर कैंडिडेट्स तैयार खड़े थे। हर कोई प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए और अपने चुने हुए वेपन को पकड़े हुए थे। उनके आसपास का जंगल घना, धुंधला और एक अजीब खामोशी से भरा हुआ था। लिंगस की आवाज कांप रही थी। अच्छा मौसम। एक और कैडेट धीरे से बोला, मैं यहाँ ग्लोरी के लिए नहीं हूँ। उसी पल फ्रेया उनके सामने दिखाई दी। उसका रेड हेयर सुबह की धूप में चमक रहा था। एक परफेक्ट दिन, एक टेस्ट के लिए, उसने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। तो इसी बीच लिंगस ने अपने वेपन को जोर से पकड़ लिया। उसकी हथकड़ियां कांप रही थीं। लेडी लाइका, उसने कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। लाइका ने जवाब में सर हिलाया। यहां तक कि लिंगस खुद भी घबराया हुआ लगा। उसके दिल में उसने सोचा, यहां नोबल फैमिलीज के कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर भी मैं सिर्फ एक कॉमनर हूं। वो छोटा और बेवकूफ महसूस कर रहा था, अपने आप को नीचा दिखा रहा था। अचानक एक पर्पल हेड लड़की उसकी तरफ मुस्कुराई। हम सेम है लिंगस, उसने धीरे से कहा। अपना स्पीयर पकड़े हुए वो एक चीकी ग्रिन के साथ उसकी तरफ घूमा। रेमंड, तुम मेरे लिए सचमुच बहुत काइंड हो, उसने जवाब दिया। वो हल्का सा ब्लश हो गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, मेरे जैसा कॉमनर लेडी लाइका के साथ ट्रैवल कर रहा है, जो ड्रैगन नेस्ट ईस्ट हॉल से बिलोंग करती हैं। लाइका फिर चमकते हुए बोली। उसका टोन पूरी तरह वार्मथ से भरा हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नोबल हो या कॉमनर, उसने कहा। सभी हैरान थे। वो उसकी तरफ घूमे, ध्यान से सुन रहे थे।
लिंगस ने अपना स्पीयर और जोर से पकड़ लिया और कहा, मैं समझा लेडी लाइका। येलो हेड लड़के ने सर हिलाया। लाइका धीरे से मुस्कुराई। हाँ, मुझे तुम सभी पर भरोसा है। उसी पल सभी को एहसास हुआ कि वो पेट्रियार्क बनने के कितनी लायक थीं। उसकी ह्यूमिलिटी और काइंडनेस उसे एक मासूम बच्चे की तरह चमका रही थी। उसकी उत्तेजना साफ थी। वो अमेजिंग है, एक ने कहा। लाइका उनकी तरफ हल्के से भौहें सिकोड़ कर घूमी। मुझे उसके साथ मत जोड़ो, मैं भी नर्वस हूँ, उसने मान लिया। हमारा एमसी हैरानी से आंखें झपकाई। लाइका और सारे टॉप स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हैं, तुम सब इतने एंग्शियस क्यों हो? तुम्हारी वजह से, उन सभी ने सोचा। लाइका ने हमारा एमसी की तरफ देखा और आह भरी। तुम सचमुच नहीं समझते। हाँ, ये जूनियर्स नर्वस हैं क्योंकि तुम यहाँ हो। हमारा एमसी धीरे से हंसा। मैं समझा, ऑफेंस और डिफेंस दोनों सॉलिड लगते हैं, उसने कहा। लाइका घबराहट से बोली, हाँ लॉर्ड, हमारा एमसी हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे, फारिया वहां आई। उसकी प्रेजेंस तुरंत ध्यान खींच रही थी। अच्छा तो ठीक है, सभी इकट्ठे हो गए हैं, उसने कहा। ओ माय, तुमने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में ट्रैवल करने का फैसला किया है। उसने हमारा एमसी पर एक तेज नजर डाली। उसका टोन सीरियस हो गया। फरिया ने अपना हाथ उठाया। चलो तुरंत शुरू करते हैं। सभी के पास अपनी क्रिस्टल और भोनी चाहिए, ठीक है? तुम्हारा काम सिंपल है, उसने आगे एक्सप्लेन किया क्लियर तरीके से। जब तक तुम अंत तक और रखते हो, तुम टेस्ट पास करोगे। कैडेट्स में से एक ने झिझक कर अपना हाथ उठाया। तो दूसरे शब्दों में, अगर कोई इसे खो देता है तो हमारे सीनियर्स उसे चुरा सकते हैं। फरिया ने सर हिलाया। बिल्कुल, एक बार जब तुम पहाड़ में एंटर हो जाओगे, अपर क्लास स्टूडेंट्स भी तुम्हारा और चुराने के लिए शामिल हो जाएंगे। हमारा एमसी ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें फोकस्ड थीं। फरिया के हर शब्द को गंभीरता से अब्सॉर्ब किया गया। उसने आने वाली चुनौती को पहले ही महसूस कर लिया था। इसी बीच दो सीनियर स्टूडेंट्स देख रहे थे। उसका साथ ही अंधेरे में हंसा। उनकी मजाकिया हंसी ने जूनियर्स में डर की एक लहर भेज दी। उनमें से कईयों ने एक ठंडक महसूस की। उनके चेहरों पर निराशा फैल गई सीनियर के शब्द सुनने के बाद। फरिया हालांकि तनाव को ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया। उसकी आवाज मैदान के पार गूंजी। एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई है, उसने निश्चय से घोषणा की। सभी एल्डरॉन डिसेंडेंट्स रगेड माउंटेन एरिया की तरफ दौड़े। हवा टेंस थी और लाइका चिल्ला उठी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। हमारा एमसी ने एक सख्त नो दिया। तुम भी, उसने शांति से कहा। उसी पल उसने ग्रुप से अलग होने और अपना रास्ता चुनने का फैसला किया। उसके पीछे इंस्ट्रक्टर फ्रेया और हमारा एमसी दोनों कंफ्यूज्ड दिखे। लाइका अचानक से उसे वहां अभी भी खड़ा देखकर हैरान हुई। तुम यहाँ क्यों हो? उसने आंखें झपकाई, रियलाइज करते हुए, ऊप्स, ये सही है, मेरी माफी। उसने अपना सर हल्का सा झुकाया। कैरिड अवे, हमारा एमसी धीरे से हंसा। बिल्कुल नहीं, मैं नर्वस नहीं हूं, उसने कहा। फिर इंस्ट्रक्टर की तरफ घूमा। अच्छा तो ठीक है इंस्ट्रक्टर। फ्रेया उसे बिना बोले देखती रही। उसकी आंख में हैरानी की एक झलक थी। कितना अजीब बच्चा है, उसने धीरे से कहा। उसके बगल के आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। एक तीसरा सीनियर इंस्ट्रक्टर ने सहमत में सर हिलाया। ये सच है, भले ही उन्होंने बेसिक सीख लिए हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही रियल कॉम्बैट में सचमुच स्ट्रगल किया है। उनका एक्सपीरियंस अभी भी कम है। दोनों इंस्ट्रक्टर्स अचानक से ठंडक महसूस की जब फ्रेया का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। उसने उन्हें हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, चिंता मत करो, पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में कई पॉइजनस क्रीचर्स हो सकते हैं, लेकिन वहां के मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादातर नहीं है। उसके शांत टोन के बावजूद दोनों इंस्ट्रक्टर्स अनईजी महसूस कर रहे थे। क्यों? हाँ, मैं समझा, उनमें से एक हिचकिचाया। फिर फ्रेया की मुस्कान धीरे से गायब हो गई और उसकी आवाज धीमी हो गई। दोनों आदमी जम गए। उनमें से एक ने कंफ्यूजन में आंखें झपकाई, लेकिन फ्रेया ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक खुशनुमा टोन के साथ उसने अचानक से घोषणा की, ऑल राइट सीनियर एल्डर गॉन कैडेट्स, समय हो गया है। उसके होंठ बुरी तरह से मुड़ गए। वो सीनियर स्टूडेंट्स को जूनियर कैंप पर रेड करने की परमिशन दे रही थी। उसकी योजना क्रूर थी। वो देखना चाहती थी कि कितने सरवाइव करेंगे। उसके मुंह से एक हल्की हंसी निकली। देखते हैं कि वो इसे कैसे हैंडल करते हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें मैलिस से चमक रही थीं। इसी बीच जंगल की गहराई में स्टूडेंट्स अपने टेस्ट के बारे में उत्तेजना से गुजर रहे थे। उनमें हमारा प्रोडिजी, हमारा एमसी शांति से घने पेड़ों के माध्यम से स्काउटिंग कर रहा था,
जब उसने मूवमेंट महसूस की, सीनियर्स नजदीक आ रहे थे। वहां वो हैं, एक मिल गया पहले ही। एक लड़की ने फुसफुसाया। उसके बगल के एक सीनियर लड़के ने घमंड से हंसा। अभी तक ऐसी जगह पर लटक रहा है। लड़की ने अपना बो तैयार किया और सीधा हमारा एमसी की तरफ एक तीर छोड़ दिया, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसका एक्सप्रेशन शांत रहा, लगभग बोर हो चुका था। पैथेटिक, उसने धीरे से कहा। जब तीर उड़ा, उसने उसे अपने नंगे हाथ से आसानी से पकड़ लिया, फिर स्मोक के साथ उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ब्रैट्स, उसने कहा। उसका टोन तेज और डेंजरस था। सीनियर स्टूडेंट्स जम गए, डर से कांपते हुए। उनमें से एक ने फुसफुसाया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, हमारा एमसी बिजली की तरह चला। लड़की को अपना वाक्य पूरा करने का मुश्किल से समय मिला। जब वो आगे दौड़ा, उसकी प्रेजेंस एक छोटे फिर भी भयानक बीस्ट की तरह थी। अब ठीक है, उसने जोर से मुस्कुराते हुए कहा। एक पल के बाद केओस फैल गया। हमारा एमसी बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया, तेज, प्रिसाइज और मर्सिलेस। सीनियर्स लड़ भी नहीं सके जब उसने उन्हें एक के बाद एक मार दिया। उस रात पहाड़ उसकी जबरदस्त ताकत की आवाज से गूंज उठा। एक हफ्ते बाद सीन घने जंगल में बदल गया, जहां लाइका और उसकी टीम फियर्स ट्री फ्रॉग से लड़ रहे थे। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने रिदम में वार किया, डॉज करते हुए, काउंटर करते हुए और एक के बाद एक क्रीचर को नीचे गिरा रहे थे। लाइका आगे से लीड कर रही थी। उसकी आवाज तेज और कॉन्फिडेंट थी। अपना फॉर्मेशन स्टेडी रखो, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, उसने कमांड किया। उसके टीममेट्स बिना किसी हिचकिचाहट के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। केओस के मध्य भी वो उसकी ताकत से हैरान होने से खुद को रोक नहीं सके। लाइका ने मॉन्स्टर की एक और लहर को काट दिया। उसके मूवमेंट्स तेज और रूथलेस थे। फिर एक शांत मुस्कान के साथ उसने कहा, इतना हैरान मत हो जाओ, मैं पहले ही 2 स्टार्स पर हूं। अपने कंपोजर के बावजूद वो इस बात से इम्प्रेस थी कि उसकी टीम ने कितना विकास किया था। टेस्ट के शुरू होने से ही उनमें से हर कोई स्ट्रॉन्गर हो गया था। इंस्ट्रक्टर फ्रेया प्राउड होंगी, उसने अपने आप से सोचा। पिछले हफ्ते के दौरान सेलिना और रेमंड दोनों ने सफलतापूर्वक 1 स्टार अचीव कर लिया था। वो दोनों बहुत खुश थे, गर्व से अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे थे। ये सब लेडी लाइका की वजह से है, रेमंड उत्तेजना से बोला। लाइका उनके शब्दों पर धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें लिंगस की तरफ घूमी, जो कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसने अभी तक अपना स्टार नहीं जागृत किया था। उसका एक्सप्रेशन शांत था, लगभग दुखी था। दूसरों ने देखा और तुरंत उसे आश्वासन दिया। चिंता मत करो लिंगस, एक ने दयालुता से कहा। लाइका ने हल्का सा सर हिलाया उसे देखते हुए। वो उसके शांत चेहरे के पीछे डिटर्मिनेशन को जलते हुए देख सकती थी। टीम ने लिंगा को आराम दिया, उससे कहा कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसने हल्की आभारी मुस्कान दी, उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया। लाइका ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम इन फ्रॉग्स को बिना स्टार के भी मार रहे हो। वो रुकी, फिर जोड़ा, और इसके अलावा तुमने टी से पहले हमारा एमसी के साथ ट्रेनिंग की थी। तुम्हारा स्पीयर वर्क पहले ही फ्लॉलेस है। टीम ने सहमत में सर हिलाया, लेकिन जैसे ही जंगल अंधेरा होने लगा, लाइका ने अपना हाथ उठाया। देर हो रही है, चलो बैट पर वापस चलते हैं। सभी सहमत हो गए और शांत लकड़ी से अपने कैंप की तरफ चल दिए। हालांकि जैसे ही वो अपने कैंप पर पहुंचे, कुछ अजीब लगा। एक परछाई उनका इंतजार कर रही थी, एक अपर क्लासमैन। जिस पल उन्होंने उसे देखा, सभी इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। लाइका आगे बढ़ी, उसका टोन शांत फिर भी सख्त था। आदमी मुस्कुराया, उसका कॉन्फिडेंस ग्रुप में एक ठंडक भेज दिया। एक अपर क्लास स्टूडेंट का सामना करना ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए उन्होंने प्लान किया था। लाइका की आंखें तंग हो गईं। मैं समझी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार सीनियर चैलेंजर्स में से एक का सामना किया था, और उसकी ऑरा को देखते हुए वो कम से कम 2 स्टार वॉरियर था। लाइका ने अपने वेपन पर अपनी पकड़ कसे ली और वॉर्न किया, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आदमी बस हंसा। तुम गलत हो, उसने कूल से कहा। ठीक उस पल जब लाइका अपर क्लास स्टूडेंट का सामना कर रही थी, पीछे से 3 और आकृतियां परछाइयों से निकलीं। वो अपर क्लासमैन थे, हर कोई 1 स्टार रैंक पर, लाइका की टीम को हर तरफ से घेरे हुए। लीडिंग सीनियर ने घमंड से स्मर्क किया। तुम स्ट्रांग हो सकती हो लेडी लाइका, उसने मजाक में कहा। लाइका ने उसे घोरा, उसकी मुद्रा अधिक थी। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने तेज से जवाब दिया।
एक पल में दोनों टकरा गए। उनके वेपन्स चांदनी में चमक रहे थे। सेफ रहना, लाइका ने अपने टीममेट को चिल्लाकर कहा। जैसे ही लाइका जोर से लड़ रही थी, बाकी टीम और अपर क्लास के बीच एक केयोटिक लड़ाई छिड़ गई। सीनियर्स ने एम्बुश कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, ग्रुप को घेरने और उनके क्रिस्टल ओर को छीनने का प्रयास किया, लेकिन लाइका की टीम ने पीछे हटने से मना कर दिया। इसी बीच लिंगस ने अपने आप को सबसे टफ 1 स्टार अपोनेंट के सामने पाया। उसने अपने स्पीयर पर अपनी पकड़ कस ली, अनश्योर था कि क्या करे। उसने सोचा, जब उसके दिमाग में एक मेमोरी चमकी, एक बात जो उसकी हमारा एमसी से हुई थी। उस दिन लिंगस ने घबराहट में पूछा था। हमारा एमसी ने अपने हाथ क्रॉस किए थे, हल्का सा स्मर्क करते हुए। सिंपल, उसने कहा। लिंगस उस तेज जवाब से हैरान हो गया था। हमारा एमसी हंसा और जोड़ा, ये सबसे नेचुरल चीज है करने के लिए। लिंगस ने ध्यान से सुना जब हमारा एमसी ने आगे एक्सप्लेन किया। इस पहाड़ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स 2 स्टार्स हैं और सीनियर स्टूडेंट्स वो भी ज्यादातर उसी लेवल पर हैं। लिंगस की आंखें फैल गई थीं। हमारा एमसी ने सख्ती से सर हिलाया। हाँ, टैक्टिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें बस सही ओपनिंग का इंतजार करने की जरूरत है। पेशेंस रखो और तब वार करो जब तुम्हारा ओपोनेंट कम से कम एक्सपेक्ट करे। मेमोरी गायब हो गई और लिंगस ने तेज सांस छोड़ी। उसका फोकस प्रेजेंट लड़ाई पर वापस आ गया। उसका अपोनेंट आगे लपका, लेकिन इस बार लिंगस पीछे नहीं हटा। वो उस एक परफेक्ट पल का इंतजार करने के लिए तैयार था। हमारा एमसी धीरे से हंसा, अपना हाथ अपनी तलवार पर रखते हुए। तुम ढूंढते नहीं हो, उसने कहा। लिंगस ने हैरानी में आंखें झपकाई। हमारा एमसी ने शांति से सर हिलाया। जब तुम किसी स्ट्रॉन्गर का सामना कर रहे हो तो यही तुम्हारा एकमात्र ऑप्शन है। तुम्हारे पास अपने आप ओपनिंग बनाने का कोई चांस नहीं है। तुम्हें एंड्योर करते रहना चाहिए, भले ही कितना दर्द हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो। उन शब्दों ने लिंगा को हिला दिया था, लेकिन गिलासा का टोन स्टेडी रहा। तुम्हारे करंट लेवल के साथ, प्रोडिजी ने आगे कहा। लिंगस ने शक से देखा और गिलासा जानते हुए मुस्कुराया। अपने आप पर विश्वास रखो लिंग, ज्यादा मत सोचो, ओपनिंग नेचुरल तरीके से आएगी। वो शब्द अब लिंगस के सर में गूंज रहे थे जब उसने अपने अपोनेंट का सामना किया। मैं कमजोर हूं, लेकिन मुझे एंड्योर करना होगा, लिंगस ने सोचा, एक और वार को ब्लॉक करते हुए जिसने उसकी बाजू में वाइब्रेशंस भेज दिए। मिनट खींचते गए। वो डिफेंड करता रहा, बड़ी मुश्किल से डॉज करता रहा, कभी काउंटर अटैक नहीं किया। बस एंड्योर करो। हर बार जब वो एक और वार से बच जाता, उसका अपोनेंट और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। आखिरकार गुस्से की गरज के साथ अपर क्लासमैन हवा में उछल पड़ा, अपनी ब्लेड ऊपर उठाकर एक क्रशिंग डाउनवर्ड स्ट्राइक के लिए। वो वही पल था जिसका लिंगस इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें फोकस से चमकी। उसने अपना स्पीयर अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ घुसा दिया। वेपन उसके अपोनेंट के गार्ड के पार घुस गया, एक साफ हिट लैंड किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सीनियर हैरानी में हाफ उठा, उससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर जाए। लिंगस कांपते हुए खड़ा रहा, अपने हाथ को घूर रहा था। उसका स्पीयर हल्का सा चमक रहा था, उसका कोर चमकना शुरू हो गया था। एक गोल्डन स्टार मार्क उसके बगल में दिखाई दिया। उसने कर दिया था। लिंगस ने अपना पहला स्टार कमा लिया था। इसी बीच लाइका अभी भी अपने 2 स्टार अपोनेंट के खिलाफ लड़ाई में बंद थी। स्टील के टकराव की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी जब उसने एक पावरफुल स्वॉट टेक्निक अनलीश की, एक ऐसी जो हमारा एमसी ने खुद सिखाई थी। बहुत स्लो, उसने धीरे से कहा, आखिरी स्विंग को साइड स्टेप करते हुए। उसकी ब्लेड एक बार चमकी और उसका अपोनेंट जमीन पर गिर गया, हार कर। लाइका ने तेज सांस छोड़ी, फिर अपनी टीम की तरफ दौड़ी, सिर्फ ये पाने के लिए कि सभी पहले ही अपनी लड़ाई जीत चुके थे। टीम चीयर्स में टूट गई, थके हुए लेकिन बहुत खुश। लिंगस उसके टीममेट से घिरा हुआ था जब वो उसे बधाई दे रहे थे। वो मुस्कुराया, सांस फूल गई थी लेकिन गर्व था। अब जब मेरी टीम में हर किसी के पास कम से कम 1 स्टार है, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने वाले थे, लाइका ने दूर रिच की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। मैं सोच रही हूं कि हमारा एमसी अभी क्या कर रहा होगा, उसने धीरे से कहा। उनसे अनजान पहाड़ों की किसी गहराई में हमारा एमसी अकेला ही अपर क्लासमैन के एक ग्रुप को नष्ट कर रहा था। उसकी तलवार का हर वार गरज की तरह गूंज रहा था। तथाकथित एलीट्स एक के बाद एक उड़ते हुए भेज दिए जा रहे थे, पुनर्जन्म लिए हुए प्रोडिजी के सामने हेल्पलेस।
उसके लिए लड़ाई एक चुनौती भी नहीं थी, ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। वो उत्तेजना से कहती है, वो अपर क्लासमैन जो हमारा एमसी से बच निकले अब उसे एक भयानक मॉन्स्टर बुलाते हैं। आखिरकार हमारा एमसी सिर्फ कोई स्टूडेंट नहीं है। कुछ पलों बाद अपर क्लासमैन पैनिक में दौड़ रहे थे। उनमें से एक सीनियर घबराहट में मदद के लिए चिल्ला रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि हमारा एमसी रुक जाए और उन्हें छोड़ दे, लेकिन हमारा एमसी का उनके अनुरोध को मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक सीनियर लड़के को घसीटा जिसे उसने अभी हराया था। उसका एक्सप्रेशन शांत फिर भी धमकाने वाला था। डरा हुआ सीनियर डर और कंफ्यूजन में कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा मॉन्स्टर या राक्षस उसे पकड़े हुए है, खासकर जब हमारा एमसी ने एक हाथ में एक विशाल सांप बीस्ट की बड़ी लाश को आसानी से उठाया हुआ था। एक तेज ग्रिन के साथ हमारा एमसी ने उन्हें मजाक में पूछा कि उनका क्या प्रॉब्लम है। कोई और खेलना नहीं चाहता, उसने टॉन्ट किया। उसकी आवाज में अम्यूजमेंट था। पैथेटिक। उसके शब्दों ने उनके शरीर में ठंडक भेज दी। डरे हुए सीनियर्स चिल्लाने लगे कि वो पागल है जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ने सवाल किया कि हमारा एमसी जैसा लोअर क्लासमैन उनका शिकार क्यों कर रहा है, जबकि सीनियर्स को जूनियर्स का शिकार करना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। वो शिकार नहीं था, वो शिकार करने वाला बन गया था। अचानक घबराए हुए सीनियर्स में से एक ट्रिप होकर गिर गया। जब वो वापस उठने की कोशिश कर रहा था, वो जम गया। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। जिस पल गिरे हुए सीनियर ने अपना सर उठाया, वो जम गया। हमारा एमसी पहले ही उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी क्रिम्सन आंखें हल्की सी चमक रही थी धीमी रोशनी में। हमारा एमसी ने एक हल्की आह भरी। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए थक गया हूं, उसने कहा। एक हाथ आगे बढ़ाया जैसे सीनियर को उठाने में मदद कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, सीनियर की आंखें डर से फैल गई थीं। उसका शरीर अकड़ गया, फिर पूरी तरह ढीला पड़ गया जब वो गिलासा के पैरों पर बेहोश होकर गिर गया। अपना सर हल्का सा झुकाते हुए हमारा एमसी हल्के कंफ्यूजन में भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, उसने धीरे से कहा, आसपास देखते हुए। उसका टोन तेज हो गया जब उसने चिल्लाकर कहा, उन कमीने अपर क्लासमैन को क्या हो गया है? वो अचानक इतने डरे हुए और डिफेंसिव क्यों एक्ट कर रहे हैं? उसके होंठ पर एक स्नीर आई जब उसने आगे कहा, जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तो वो बहुत अग्रेसिव थे, डरे हुए जानवरों की तरह भाग रहे हैं। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। ठीक तभी हमारा एमसी ने नजदीक ही एक हल्की प्रेजेंस महसूस की। उसका एक्सप्रेशन बदल गया जब वो तेज से अपने बगल की तरफ घूमा। हे, उसने चिल्लाकर कहा। उसका टोन टीजिंग था। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो पास क्यों नहीं आ जाते? जब कोई जवाब नहीं आया, वो धीरे से हंसा। अभी भी छुपा हुआ है। हाँ, जिस दिशा से उसने प्रेजेंस महसूस की थी, एक आकृति धीरे से निकली। ये एग्जामिनेशन को मॉनिटर करने के लिए असाइन किए गए ओवरसीयर्स में से एक था। ओवरसीयर के गालों से पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं जब उसने अपने आप से फुसफुसाया। समझ नहीं पा रहा था कि हमारा एमसी सचमुच किस तरह का बच्चा है। उसने सब कुछ देखा था। हमारा एमसी ने अकेला ही सीनियर अपर क्लासमैन के पूरे ग्रुप को हरा दिया था, जो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने चाहिए थे। जिस चीज ने उसे और ज्यादा शॉक किया वो ये था कि हमारा एमसी ने उसकी छिपी हुई प्रेजेंस महसूस कर ली थी, कुछ ऐसा जो किसी आम एग्जामिनी के बस की बात नहीं होनी चाहिए थी। जो उसने अभी देखा था, उसकी गंभीरता को रियलाइज करते हुए ओवरसीयर का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। वो जानता था कि उसे तुरंत सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। इसी बीच पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के बाहर कैंप पर फ्रेया हैरान हो गई जब कई ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए इकट्ठे हुए। उनके अनुसार एग्जामिनेशन शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था और लगभग 30% लोअर क्लासमैन ने वापस ले लिया था। इसका मतलब था कि कई जूनियर्स पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के कठिन वातावरण और जानलेवा टॉक्सिन्स को सह नहीं पाए थे। बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हालांकि धीरे से एडजस्ट हो रहे थे, टरेन और अपने आसपास के खतरों दोनों से बचना सीख रहे थे। ऑब्जर्वर्स में से एक ने जोड़ा कि उन्हें अब और ज्यादा लोअर क्लासमैन के टेस्ट से वापस लेने की उम्मीद नहीं थी।
लेकिन जब फ्रेया ने सीनियर अपर क्लासमैन की सिचुएशन के बारे में पूछा, ऑब्जर्वर्स ने अनईजी तरह से एक दूसरे को देखा। उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोल रही थी। उनमें से कोई भी उसे सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। फ्रेया का एक्सप्रेशन इरिटेशन में गहरा हो गया। उसका धैर्य कम हो रहा था। साफ बोलो, उसने ऑर्डर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ऑब्जर्वर्स डर गए। आखिरकार उनमें से एक ने बोलने की हिम्मत जुटाई। सीनियर अपर क्लासमैन, वो लगातार फेल हो रहे हैं। मैम, वो प्रोडिजी लॉर्ड हमारा एमसी को हरा नहीं पा रहे हैं। फ्रेया ने एक पल के लिए भौंलें सिकोड़ ली, सोच में खोई हुई। उसने ठंडक से पूछा, वो असल में किस चीज से बच रहे हैं? मेरे ज्ञान के अनुसार पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है जो सीनियर अपर क्लास को धमकी दे सके। उसके सबऑर्डिनेट्स ने चिंतित तरह से एक दूसरे को देखा, साफ जवाब देने में असमर्थ थे। उनमें से कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमारा एमसी ने सभी सीनियर एग्जामिनीज को कैसे हरा दिया था। फ्रेया की आंखें तंग हो गईं। उसने धीरे से कहा। ऑब्जर्वर्स में से एक हिचकिचाया उससे पहले कि आखिरकार बोल पाए। वो किसी मॉन्स्टर से नहीं भाग रहे थे लेडी फ्रेया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। फ्रेया की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसका एक्सप्रेशन एक छोटे पल के लिए जम गया। हमारा एमसी से, उसने दोहराया, एक आईब्रो उठाते हुए। ऑब्जर्वर ने गहरी सांस ली। उसका टोन अनईजी फिर भी सख्त था जब उसने आखिरकार सच्चाई बताई। पहले उन्होंने लॉर्ड हमारा एमसी के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। ऑब्जर्वर ने आगे कहा। उसका टोन अनईजी था। लेकिन सभी हमारे प्रोडिजी इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्ग के बारे में जानते हैं। एक और ऑब्जर्वर आगे बढ़ा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। लॉर्ड गिलासा किस तरह का इंसान है? सचमुच मैंने जो देखा था उसके आधार पर वो इसका मजा ले रहा था। असल में मजा ले रहा था। वो सीनियर अपर क्लासमैन को काटते हुए हंस रहा था, उन्हें शिकार की तरह शिकार कर रहा था। उसने हैरानी में अपना सर हिलाया। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक और ऑब्जर्वर सहमत में सर हिलाया। भले ही लॉर्ड हमारा एमसी एल्ड्रियन फैमिली हेड का बेटा है, वो नॉर्मल से बहुत दूर है। फ्रेया खामोशी में सुनती रही। उसका एक्सप्रेशन पढ़ने योग्य नहीं था। जब वो आखिरकार बोली, उसका टोन शांत फिर भी सीरियस था। मुझे ऐसा ही शक था, उसने स्वीकार किया। शुरू से ही लॉर्ड हमारा एमसी में कुछ अलग था। वो रुकी, उसकी हरकतों को याद करते हुए। ये बेकार है जब तुम इसके बारे में सोचते हो। एक 8 साल का लड़का अकेला पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की गहराइयों में जा रहा है, बिना किसी हिचकिचाहट के मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। उसकी नजर सख्त हो गई जब उसे एहसास हुआ, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। लॉर्ड गिलॉस ने कभी सीनियर अपर क्लासमैन से छिपने का इरादा नहीं किया था। शुरू से ही उसका लक्ष्य साफ था। उसने उनका शिकार खुद ही करने का प्लान किया था, जैसे उसने गिलासा की आंखों में देखा था जब वो पहली बार मिले थे। वो शांत, भेदने वाली आंखें जो किसी अनजानी चीज से भरी हुई थीं। फ्रेया खामोश हो गई। उसकी सोच चिंता से भरी हुई थी। फ्रेया अपने आप में सोचे बिना नहीं रह सकी कि वो लड़का सचमुच एक मॉन्स्टर था, इंसानी समझ से बहुत दूर कुछ। ठीक तभी ऑब्जर्वर्स में से एक ने भौहें सिकोड़ ली। सर, उसने पूछा, अनईजी तरह से आसपास देखते हुए। फ्रेया के होंठ हल्की मुस्कान में मुड़ गए। रिलैक्स्ड, उसने धीरे से कहा। कुछ पल बाद एक आदमी पास आया और आदर से झुका। लेडी फ्रेया, उसने कहा। फ्रेया ने शांति से नजदीक ही एक खुले एरिया की तरफ इशारा किया। उसे वहां छोड़ दो, उसने निर्देश दिया। उसका टोन स्मूथ और कॉन्फिडेंट था। तुम सभी ने अच्छा काम किया है। जब ऑब्जर्वर्स ने पिंजरे की तरफ देखा, उनकी आंखें हैरानी में फैल गई थीं। अंदर कुछ विशाल हिला। एक हल्की गरज अंदर से गूंज रही थी। क्या? उनमें से एक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरे ने अलार्म में पीछा किया। दूर से भी पिंजरे से निकलती ऑरा जबरदस्त थी। ये साफ तौर पर कम से कम 3 स्टार लेवल के बीस्ट की प्रेजेंस थी, स्टूडेंट्स के सामने करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल। एग्जामिनेशन के दौरान उसे छोड़ने का विचार ही पागलपन लग रहा था, लेकिन फ्रेया का एक्सप्रेशन शांत रहा, लगभग खुश। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने आश्वासन देते हुए कहा। उसका टोन स्टेडी था, लेकिन उसके नीचे कुछ ठंडक थी। उसकी आंखें हल्की सी चमकी जब उसने पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंधेरे क्षितिज की तरफ देखा। जो कुछ भी वो प्लान कर रही थी वो आम नहीं था। फ्रेया की नजर पिंजरे पर जमी रही जब वो बोली। उसका टोन शांत फिर भी हल्के अथॉरिटी के साथ। ये सिर्फ 2 स्टार स्ट्रेंथ या उससे ऊपर के व्यक्तियों को ही टारगेट करेगा।
उसने कहा। ऑब्जर्वर्स में से एक, जो अभी भी अनसेटल्ड था, झिझका उससे पहले कि पूछे। फ्रेया ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई। उसका एक्सप्रेशन पढ़ने योग्य नहीं था, क्योंकि ये फैमिली हेड लॉर्ड ब्लेजर का सीधा ऑर्डर है। उसने बराबरी से जवाब दिया, लेकिन उसकी सोच में एक और विचार उठा। वो इसे खुद देखना चाहती थी, उस लड़के की ताकत जिसे उनके सैनिक अब एक असली मॉन्स्टर बुलाने लगे हैं। इस सोच के रहते हुए उसने अपना कमांड दिया। अगली सुबह पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के गहराई में लिंगस और उसकी टीम अचानक से जम गई, जब जमीन उनके पैरों के नीचे तेज से कांपी। लाइका ने भौएं सिकोड़ ली। उसकी इंस्टिंक्ट्स भड़क उठी। मुझे इसके बारे में एक बुरा एहसास हो रहा है, उसने धीरे से कहा। रेमंड घबराहट से आसपास देखा। लिंगस ने सख्ती से सर हिलाया। नहीं, ये अलग महसूस हो रहा है, ये शायद एक बीस्ट का काम है। लेकिन लाइका अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। नहीं, उसने शांति से कहा, अपने आसपास के जंगल को स्कैन करते हुए। एक पल बाद एक दूसरा झटका, तेज, ज्यादा भारी, आया। पहाड़ तेज से हिला जब एक विशाल पेड़ चटक गया और उनकी तरफ गिरना शुरू हो गया। लाइका चिल्ला उठी। ठीक समय पर टीम को एक तरफ खींच लिया। विशाल तना जमीन पर टकराया जहां वो कुछ सेकंड्स पहले खड़े थे। उसके टकराव से उनके आसपास की हवा हिल गई। जैसे ही धूल साफ हुई, लाइका घूमी और देखा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। उसकी सांस उसके गले में रुक गई थी। क्या? उसने फुसफुसाया। लिंगसा का चेहरा पीला पड़ गया। पसीना उसके टेम्पल से टपक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, और उसके साथ पहाड़ फिर से कांपा। कोलोसल गोलम लेडी फ्रेया द्वारा छोड़ गया बीस्ट आखिरकार जाग गया है। लाइका और उसकी टीम अब एक ऐसे प्राणी के सामने खड़े हैं जो उनकी लिमिट से बहुत दूर है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। वो बहुत बड़ा गोल्म जिसे लेडी फ्रेया ने छोड़ा था, आखिरकार जाग गया है। लाइका और उसकी टीम अब एक ऐसे जानवर के सामने खड़ी हैं जो उनकी ताकत से बहुत बाहर है। क्या वो अपने साथियों को इस जिसे रोक ना सकने वाले राक्षस से बचा पाएगी? इसी बीच पॉइजन ड्रैगन पहाड़ के दूसरी तरफ हमारे एमसी हारे हुए राक्षसों और ऊपरी क्लास के ढेर पर बैठा था। वो एक राजा की तरह आराम कर रहा था। उन सबको नीचे देखता हुआ बोला, मैं तुम सबको हरा दूंगा। हमारे एमसी इस परीक्षा से पहले ही ऊब चुका था। किसी भी ऊपरी क्लास वाले उम्मीदवार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब उसका सामना करे, और उसे परीक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई देखने वाला भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बस ये तय कर लिया हो कि वो जो चाहे कर सकता है। इस पूरी स्थिति से उसे निराशा हुई। तभी अचानक उसने पॉइजन ड्रैगन पहाड़ के दूसरी तरफ से एक उपस्थिति महसूस की। उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने उस अजीब आभा की प्रकृति के बारे में सोचा। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी 2 सितारा जीव की है, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया, ये एक 3 सितारा इकाई की आभा थी। हमारे एमसी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ये सोचते हुए कि क्या पॉइजन ड्रैगन पहाड़ में किसी 3 सितारा राक्षस को होना भी चाहिए था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या ये आभा उस जीव की है जिसे वो उन 1000 सालों के दौरान जानता था, जो उसने इसी जमीन पर बिताए थे। पर हमारे एमसी को तुरंत एहसास हुआ कि हर परीक्षार्थी एक 3 सितारा जीव के सामने मुश्किल में पड़ जाएगा। लाइका भी इस तरह के खतरे को संभाल नहीं पाएगी। उसने धीरे से कहा कि प्रशिक्षक को यह पक्का कर लेना चाहिए था कि परीक्षा शुरू होने से पहले पॉइजन ड्रैगन पहाड़ में कोई 3 सितारा राक्षस मौजूद नहीं है। उसी पल ये साफ हो गया कि हमारे एमसी का दिमाग कितना तेज था। वो समझ गया कि फ्रेया की योजना कितनी पेचीदा हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सवाल किया कि क्या फ्रेया और दूसरे प्रशिक्षकों ने जानबूझकर परीक्षा के हिस्से के तौर पर किसी 3 सितारा जीव को पहाड़ पर रहने दिया था। हमारे एमसी ने माना कि उसे नहीं पता था कि प्रशिक्षक क्या सोच रहे थे। फिर भी उसने इस स्थिति को एकदम सही माना। इसका मतलब था कि आखिरकार उसे एक और प्रतिद्वंद्वी मिलेगा जो उसका मनोरंजन कर सके। फिर उसने ध्यान दिया कि जो उपस्थिति उसे महसूस हुई थी वो अभी भी उसकी जगह से काफी दूर थी।
हमारे एमसी ने जोर से सोचा कि वो जीव उसके पास क्यों नहीं आया। उसने बैठकर इंतजार करने से मना कर दिया और क्योंकि वो एक 3 सितारा राक्षस का सामना करना चाहता था, उसने ऐलान किया कि वो खुद उसके पास जाएगा। शांत आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि वो जीव उसका इंतजार कर सकता है। इसी बीच दूसरी तरफ सीन सलेम पर चला गया। उसने पत्थर के गोल पर जोरदार हमला किया, लेकिन अपनी पूरी ताकत से वार करने पर भी वो उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसके सिर पर एक खरोच भी नहीं छोड़ पाई थी। रेमन तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी ढाल गोंद से टकराई, फिर भी उसके वार का असर वैसा ही हुआ जैसे किसी ठोस पत्थर को मारना। गोंद टस के मस नहीं हुआ। सैलून निराश होकर लाइका से आग्रह किया कि वो अपनी आभा और बिजली का इस्तेमाल करे। गोल्म की बाह पर एक हल्का निशान देखने के बाद लाइका तुरंत समझ गई कि केवल आभा से मजबूत किए गए हमले ही उसके बाहरी कवच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2 सितारा होने के नाते वो इसे चोट पहुंचा सकती थी, पर उसके 1 सितारा साथी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लिंगस ने तुरंत उसे आवाज दी और पूछा कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लाइका ने स्थिति को संभाला और उन्हें निर्देश दिया कि वे उसके आदेशों का पालन करें। लाइका ने समझाया कि जैसे ही वो गोल्म का ध्यान भटकाएगी, उन्हें मौका देकर भाग जाना होगा। लेकिन लिंगस ने तुरंत जोर देकर कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते और न ही वे लेडी लाइका को अकेले गोल्म का सामना करने के लिए छोड़ सकते हैं। लाइका ने उन्हें ध्यान से सुनने को कहा। उसने कहा कि अगर वे रुके रहे तो इस लड़ाई में वे सिर्फ बोझ बनेंगे। उसने उन्हें गोल्म की बाह को ध्यान से देखने का आदेश दिया, वही जगह जहां उसने पहले हमला किया था। अपनी आभा का उपयोग करने के बावजूद वो सिर्फ एक हल्की सी खरोच ही बना पाई थी, और वो भी एक 2 सितारा लड़ाके का वार था। 1 सितारा होने के नाते उनमें गोल्म को जरा भी चोट पहुंचाने की ताकत नहीं थी। रेमन ने माना कि हालांकि वे जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर वे उसे समर्थन दे सकते हैं। वे ये पक्का कर सकते हैं कि वो जो भी वार करे वो ठीक से लगे। जब लाइका ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो लिंगस आगे आया और कहा कि वो हर वो काम करेगा जिससे वो बोझ ना बने। शैलीन भी सहमत हो गई। अगर वे मिलकर ये पक्का करें कि लेडी लाइका के वार सही जगह पर लगें, तो उन्हें जीतने का मौका जरूर मिलेगा। उनका पक्का इरादा और भरोसा लाइका तक साफ पहुंच गया। लाइका मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। आखिरकार वो समझ गई थी कि वे क्या चाहते हैं। लाइका ने उनसे कहा कि वो उनके समर्थन पर भरोसा करेगी ताकि उसके हमले सही ढंग से लग सकें। जैसे ही वो अपनी शक्ति और बिजली को अपनी तलवार में इकट्ठा कर रही थी, रेमन बचाव करने के लिए अपनी जगह पर आ गया, जबकि लिंगस और शैलीन हमले में मदद करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जैसे ही लाइका ने अपनी पूरी ताकत अपनी तलवार में केंद्रित कर ली, उसने उन्हें गोलम पर फिर से हमला शुरू करने का निर्देश दिया। लाइका सबसे पहले आगे बढ़ी, सीधा उस जीव की तरफ तेजी से भागी। गोलम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जबरदस्त ताकत से उस पर झपटा मारा। रेमन उसे बचाने के लिए अपनी ढाल लेकर बीच में आया, पर 1 स्टार होने के कारण उसे 3 स्टार के वार की ताकत झेलने में बहुत मुश्किल हुई। लिंगस और शैलीन तेजी से अंदर आए गोलम का ध्यान भटकाने के लिए बगलों से हमला किया। मौका देखते ही लाइका तेजी से उस जीव के पीछे चली गई और अपनी तलवार उठाई। उसने अपनी बिजली वाली तकनीक हेवन थंडर का इस्तेमाल किया, अपनी पूरी ताकत से गोलम पर पीछे से वार किया। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के पूरे जंगल में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब गोलम आखिरकार जमीन पर गिरा और धुआं छटा, तो उसके वार का असर साफ नजर आया। उस जीव ने जंगल को जो नुकसान पहुंचाया था, उसका बदला अब ले लिया गया था। लिंगस तुरंत लाइका के पास भागा और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है, हालांकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। फिर उसने रेमन के बारे में पूछा। शैलीन उसे सहारा दे रही थी। रेमन ने जवाब दिया कि वो भी किसी तरह से संभाल रहा है। जब लाइका ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने अड्डे पर लौट जाना चाहिए, तभी अचानक उसने अपने पीछे गोलेम की मौजूदगी फिर से महसूस की। उसने तेजी से लिंगस को रास्ते से धकेला, जिसके कारण वो खुद उस जीव की पकड़ में आ गई। जब गोलेम ने उसे ऊपर उठाया, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो अभी भी हिल सकता है। उसे एहसास हुआ कि पहले वार के बाद वो बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई थी। शैलीन भी उतनी ही हैरान थी। लाइका का पूरा ताकत वाला हमला झेलने के बाद भी गोलेम जिंदा था और हिलडुल रहा था। ये इतनी ताकत को कैसे झेल सकता है? लेडी लाइका की तकनीक के बाद भी ये कैसे लड़ सकता है?
लिंगस उसे बचाने के लिए बेताबी से कोशिश कर रहा था, अपने भाले से गोलम पर वार कर रहा था, लेकिन वह जीव लाइका को ढाल की तरह बार बार घुमा रहा था, जिससे वो एक भी सही वार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही लिंगस की चिंता और बढ़ी, अचानक एक विशाल पेड़ तेजी से उनकी तरफ आया। ये गोलम से टकराया, जिससे उस जीव को लाइका को अपनी पकड़ से छोड़ना पड़ा। लिंगस ने तुरंत उसे खड़े होने में मदद की और खतरे से दूर खींच लिया। अभी भी उलझन में लाइका ने जोर से सोचा कि अभी क्या हुआ और वो उसकी पकड़ से कैसे बच निकली। इससे पहले कि वो स्थिति को समझ पाती, एक शांत आवाज ने उस अफरा तफरी को चीर दिया। हमारे एमसी आगे बढ़ा और पूछा कि वे किस तरह की स्थिति से निपट रहे हैं। जिस पर लिंगस और लाइका ने उसकी आवाज सुनी, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। लेकिन लाइका की हालत पूछने के बजाय हमारे एमसी उस राक्षस से लड़ने की संभावना पर ज्यादा खुश लग रहा था। हमारे एमसी ने जीव को देखा और तुरंत हंसकर बोला कि वह किस तरह की मिट्टी की कठपुतली देख रहा है। उसके लिए ये कचरे से ज्यादा कुछ नहीं था। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के चारों ओर तनाव बढ़ने के साथ यह दृश्य खत्म हुआ। गिलॉ का एल्डर टकराव शुरू होने से ठीक पहले वहां पहुंचा। जैसे ही उसने गोलम की उपस्थिति महसूस की, दूर कहीं हल्की रोशनी की शक्ति चमक उठी। उसने इसे तुरंत पहचान लिया, लाइका की शक्ति। उसके मुंह से एक छोटी सी सांस निकली, लगभग अविश्वास की हंसी जैसी। उसने कभी सोचा नहीं था कि फ्रेया ने जिस राक्षस को छोड़ा था, उसके साथ टकराव के लिए लाइका का समूह सबसे पहले मजबूर होगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भागा, अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था ताकि गोलम के हावी होने से पहले वो उनकी टीम तक पहुंच जाए। दौड़ते समय उसके मन में एक कड़वा ख्याल आया। अपने पिछले जीवन में वह यह दूरी पल भर में तय कर लेता, तब उसे कुछ भी धीमा नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस कमजोर हालत में वह केवल अपनी सीमित ताकत से खतरे की तरफ दौड़ सकता था। यह अंतर उसे बहुत दुखद और दयनीय लगा। फिर भी इसने उसे और तेजी से भागने पर मजबूर किया। गिलफोर्स दौड़ता रहा, लेकिन एक और विचार सामने आया। आखिरकार उसकी टीम में होनहार नौजवान थे, जिनमें से हर कोई एल्ड्रॉन परिवार का नाम रखता था। भले ही उनका दुश्मन सिर्फ एक 3 स्टार राक्षस जैसा जीव था, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे कितनी देर तक हमले को झेल पाएंगे। उन तक जल्दी पहुंचना ही एकमात्र रास्ता था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। एक तकनीक जो उसने हाल ही में सीखी थी उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे उसे अचानक रुकना पड़ा। अगर उसके पास पहले से ही वो तकनीक थी, तो वह उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा था? एक हल्की सी हंसी उसके मुंह से निकली। वो एक विशाल पेड़ के बगल में गया, अपने हाथ तने के चारों ओर लपेटे और एक ही झटके में उसे जमीन से उखाड़ दिया। उसकी शारीरिक ताकत, जो एल्ड्रॉन वंश के कारण पहले ही सामान्य से 2 गुनी थी, उसकी नसों में दौड़ गई। उस ताकत को नई तकनीक के साथ मिलाकर उसने उखड़े हुए पेड़ को उठाया और गोलेम की दिशा में एकदम सही निशाने के साथ फेंक दिया। जैसे ही वो विशाल पेड़ का तना आसमान में उड़ा, गिलफोर्स ने उसकी चाल देखी। इस तकनीक का असर उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था। ताकत, निशाना, सब कुछ उसके पहले के अनुमान से बहुत आगे निकल गया था। उसने खुद को देखकर सर हिलाया। वो खुश था कि उसने ये तकनीक सीखने का फैसला किया था। उसके इस शरीर की चुस्ती और ताकत के साथ वो आगे की लड़ाइयों में जरूर इस पर भरोसा करेगा। गिलफोर्स ने चुपचाप अपने मन में इस तकनीक का नाम लिया, पाल पोषण करने वाले ड्रैगन की फेंकने की कला। उसके हिसाब से इसके बुनियादी निर्देश परीक्षा की तैयारी में सभी हिस्सा लेने वालों को दिए गए थे। पाल पोषण ड्रैगन की लड़ाई वाली कला ठीक वैसे ही जैसे मारधार ड्रैगन की लड़ाई वाली कला में सिर्फ सीधे साधे शुरुआती दाव और सरल निर्देश थे, लेकिन गिलफोर्स के लिए वो बिल्कुल सही थे। अपनी पिछली जिंदगी में वो ऐसी तकनीकों को उनके असली रूप से बहुत आगे बदल चुका था। उसका शरीर नजदीक की लड़ाई के लिए बना था, फिर भी वो हमेशा दूर से लड़ने वाले की तरह लड़ा। फिर भी सिर्फ वो पेड़ जानवर पर फेंकना लड़ाई खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा, और वो ये जानता था। वो दोबारा लाइका की जगह की तरफ दौड़ने लगा। जब वो आखिर में टीम के पास पहुंचा, लिंगस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गिलफोर्स इतनी जल्दी आ गया। गिलास ने पूछा कि क्या वो ठीक है। लिंगस ने जवाब दिया कि वो ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं था। उनकी असल मुश्किल वो जानवर था, गोलेम, जिससे वो लड़ रहे थे। गोलेम का नाम सुनते ही गिलास की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तो इस मिट्टी की कठपुतली को गोलेम कहते हैं? वो जीव उसे अजीब लगा। वो उसकी मौजूदगी तो महसूस कर सकता था, पर उसके अंदर जीवन का हल्का सा निशान भी नहीं था।
इससे पहले कि वो और सोच पाता, गोलेम फिर से उठा और तुरंत उस पर जोर से वार किया। लाइका ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया, उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि वो जीव बेहद खतरनाक था। वो चेतावनी बेकार साबित हुई। गोलेम का जबरदस्त घूंसा उसकी तरफ आया, लेकिन गिल्फोस ने उसकी मुट्ठी एक हाथ से ऐसे पकड़ ली जैसे वो सिर्फ एक हल्का सा थप्पड़ हो। उसने हल्की रुचि से उस जीव को देखा। उसने कहा, मजबूत है। उसका सख्त शरीर एक बात साफ बता रहा था, उसे धीरे धीरे इसकी सुरक्षा तोड़ने के लिए ऑरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने आराम से अपना हाथ घुमाया और गोलम को वापस अंदर की तरफ धकेल दिया। ऐसे किसी चीज को सामान्य तरीकों से हराना बहुत ज्यादा बेकार होगा। उसकी बातें सुनकर लाइका ने गुस्से में लंबी सांस छोड़ी। उसने शिकायत की कि गिल्फोस हमेशा बहुत लापरवाह रहता है। लिंगस वहीं जम गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि गिल्फोस ने अभी क्या कहा। इस गोलम ने लगभग उनकी पूरी टोली को खत्म कर दिया था। फिर भी गिल्फोस को यह लड़ाई बेकार लग रही थी। गोलम फिर उठा, उस पर हमला करने की तैयारी में। गिल्फोस ने ध्यान दिया कि अपने इतने बड़े आकार के लिए वो जीव पक्का खतरनाक था। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए अपना हाथ उठाया और उसके वार का सीधा सामना किया। टक्कर से जमीन में एक गहरा झटका लगा और टकराने की वजह से धूपला बाहर की तरफ फूट गया। ये जगह बहुत खतरनाक है, गिल्फोस ने कहा। उसने तुरंत सबको हटो बोलकर चिल्लाया। लाइका के ग्रुप ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने जैसा उसने हुक्म दिया, ठीक वैसे ही जल्दी से उस मैदान से पीछे हट गए। जब वो काफी दूर चले गए तो गिल्फोस ने अपने दाव में ताकत जमा की और गोलम को जबरदस्त शक्ति से उछाल दिया। वो विशाल जीव जमीन पर गिरता चला गया, जमीन को उजाड़ता हुआ। उसकी बाहरी खाल मुश्किल से फटी थी, जिससे गिल्फोस को पता चला कि ये चीज सच में कितनी मजबूत है। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ा, उसकी मुट्ठी में ऑरा भर गया। वो जानना चाहता था कि क्या उसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा बाहर जितना ही सख्त है। एक चलाक छलांग के साथ वो ठीक हो रहे जानवर के ऊपर हवा में उठ गया। उसने बुड़बड़ाया, देखते हैं क्या अंदर भी इतना ही सख्त है। उसने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट बर्स्ट का पहला रूप शुरू किया। उसकी मुट्ठी गोलम से टकराई और उस टक्कर से एक तेज धमाका हुआ जिसने उसके शरीर को चीर दिया। गिला के नजरिए से जीव की सुरक्षा को धीरे धीरे खत्म करके लड़ाई को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं था। बर्स्ट का इस्तेमाल करके वो उसके शरीर के अंदर तक मूल शक्ति डाल सका और उसे अंदर से ही नष्ट कर दिया और लड़ाई तुरंत खत्म हो गई। गिल्फोस ने पक्का किया कि उसका हमला बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा उसने सोचा था। इस नतीजे से वो बहुत खुश हुआ और उसने माना कि इस तरह लड़ना लड़ाई को और भी ज्यादा संतुष्टिपूर्ण बना देता है। 1 महीने बाद एल्ड्रियन एस्टेट मुख्य इमारत। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की परीक्षा को पूरा 1 महीना हो चुका था। एल्ड्रियन एस्टेट की मुख्य इमारत के अंदर गिल्फोस को सिर्फ गुस्सा आ रहा था। अपनी ट्रेनिंग के बीच में बुलाया जाना पहले से ही परेशान करने वाला था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे बीच में टोकना क्यों जरूरी था। चलते समय एक शिक्षक ने हालात समझाए। 1 महीने की परीक्षा आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी थी। जब से उस 3 स्टार गोलम की घटना हुई थी, उसके बाद कोई और बड़ी मुश्किल नहीं आई थी। लेकिन पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के सख्त माहौल ने लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया था। 7 साल के जो क्लास के सदस्य थे, उनकी संख्या लगभग 30% कम हो गई थी। कई लोग या तो पीछे हट गए थे या वे खतरा सह नहीं पाए थे। लेकिन इसी खतरे ने बचे हुए छात्रों को आगे बढ़ने पर मजबूर किया था। बचे हुए वो जो 30% थे, वे सब 1 स्टार लेवल पर पहुंच चुके थे। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, गिल्फोस को तुरंत ब्लाजा एल्ड्रियन ने बुलाया, जो एल्ड्रियन परिवार के अभी के मुखिया थे। जैसे ही गिल्फोस गलियारे से मुखिया के कमरे की तरफ जा रहा था, उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि परिवार के मुखिया को उससे क्या चाहिए। फ्रेया वहीं जम गई। साफ दिख रहा था कि वो नाराज है। उसने उसे जोर से डांटा, जिद करते हुए कहा कि उसे सही इज्जत दिखानी चाहिए और मुखिया को सिर्फ मुखिया नहीं बल्कि मास्टर मुखिया कहकर बुलाना चाहिए। गिल्फोस ने आलस में बहस की कि दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन फ्रेया ने उसकी एक न सुनी। उसके दिमाग में बुलावे की वजह साफ थी। जब गिल्फोस ने पूछा कि क्या ये सच में उसके बर्ताव की वजह से है, तो उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ली थी। फ्रेया ने फौरन इसकी पुष्टि की। उसने समझाया कि ऊपरी क्लास की परीक्षा का मकसद था कि वे निचले क्लास के जूनियर्स पर हमला करें और उनके क्रिस्टल अयस्क चुरा लें। लेकिन नियम का पालन करने के बजाय गिल्फोस, जो खुद एक निचले क्लास का जूनियर था, उल्टा काम कर दिया था।
उसने ऊपरी क्लास पर ही हमला कर दिया था। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसकी वजह से ऊपरी क्लास का एक भी छात्र किसी जूनियर से एक भी ऑर्ब नहीं चुरा पाया। नतीजा ये हुआ कि ऊपरी क्लास को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। गिल्फॉस ने पलटकर कहा कि ऊपरी क्लास के सीनियर्स पर हमला करना मना नहीं था। फ्रेया ने आह भरी और जवाब दिया कि भले ही मना नहीं था, लेकिन इतिहास में किसी भी जूनियर ने ऊपरी क्लास को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि निचले वर्ग के छात्र में ऐसा करने की हिम्मत या ताकत होगी। फ्रेया ने एक लंबी थकी हुई आह भरी और थोड़ा सा पीठ फेर ली, जैसे उसने आखिरकार उससे तर्क करने की कोशिश छोड़ दी हो। उसने उसे बताया कि उसका ये लापरवाह रवैया तुरंत ठीक करने की जरूरत है, खासकर ब्लाजा मास्टर मुखिया से मिलने से पहले, जो एल्ड्रियन परिवार के संरक्षक हैं। उसने चेतावनी दी कि परिवार के मुखिया के सामने इस तरह लापरवाही से या बेइज्जती से बात करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। तो अगले एपिसोड में क्या होगा जब गिल्फॉस आखिरकार परिवार के मुखिया से मिलेगा?